नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपकी बेसिक मैथ्स की क्लास है, आप सब लोगों को पता है। और आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, आज खूब सारी चीजें सीखने वाले हो आप। कमेंट वगैरह दिखा दीजिए। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 2 की पावर n। ये क्या है सर? ये तो बहुत सिंपल चीज है, हमें पता ही है। पावर मतलब घात, ठीक है। अब 2 की पावर n मतलब 2 की घात आप जितना भी लिखोगे, जैसे आपने यहाँ लिख दिया 2 की घात 3, तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 होएगा। ठीक है सर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा। सिंपल बात है सर। इसका क्या बताना है ना? इसका ये बताना है कि ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। मतलब 2 की घात 10 तक की जो चीजें है ना, वो आप लोगों ने याद की हुई होनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम में अगर आप ये निकालने बैठ जाओगे तो समय खर्च हो जाएगा। तो यहीं से आज की कहानी को प्रारंभ किया जाए कि भाई 2 की घात 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है। इतना तो सबको बेसिकली पता होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार गुणा किया, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 चौक 16। ठीक है, बिल्कुल। अब थोड़ा इसके आगे बढ़ो। आगे याद रखने में मैं आपकी थोड़ी मदद करता हूँ। कैसे याद रखेंगे? 2 की पावर 5 32 है। अब इसको कैसे याद रखें? अब ध्यान से देखो। अगर 2 की पावर 3 होती और 2 की पावर 2 होती बिल्कुल, उसी से मिलकर बना 2 की घात 5। भाई ये 3 बार गुणा में लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई में 3 बार लिखा है, ये मल्टीप्लाई में 2 बार लिखा हुआ है, तो टोटल कितनी बार हो गया? 5 बार हो गया। ये 2 की पावर 3 आपने अगर याद किया कंठस्थ, ये कितना है आपका? सर ये 8 है, और ये कितना आपका? 4 है। तो 8 इंटू 4 कितना हो गया? 32। लेकिन आपको याद रखने की कोशिश करनी है कि 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। 2 की पावर 6, एक तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, मैसेज डाल देना है ना। एक तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि 2 की पावर 6 है, वो कितना होता है? 64 होता है। दूसरा आप ऐसे याद रख सकते हो, मन में एक छोटा सा स्टेप बना सकते हो कि अगर 2 की घात 3 है और गुणा 2 की घात 3 है, मतलब 2 3 बार लिखा है तो 8 आएगा, ठीक है। और यहाँ 3 बार लिखा है तो 8 आएगा, और 8 इंटू 8 कितना होगा? 64 होएगा। तो अब 2 की घात 6 लिखा हुआ है, 2 की पावर 6 लिखा हुआ है, तो आप अपने मन में क्या कर लोगे? आप अपने मन में थोड़ा सा सोच के विचार करके इस बात को पकड़ लोगे कि 2 की घात 6 कैसे आया? 2 की घात 3 और 2 की घात 3 को 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करने से आया। अब 2 की पावर 3 8 होता है, तो 8 इंटू 8 कितना हो गया? 64 हो गया। ये अपने दिमाग में फिट हो गया। अब 2 की पावर 7 है, वो 128 होता है। याद रखना है तो याद रखने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग में ऐसे चल सकते हो। 2 की घात 4 और 2 की घात 3, ये 4 बार गुणा में लिखा हुआ है, ये 3 बार लिखा हुआ है। अब देखो 4 बार जब 2 लिखा होता है तो 16 आता है, और 3 बार लिखा होता है तो 8 आता है। 16 और 8 का गुणा करोगे तो 128 आता है। अब मैंने आपको पहले ही कह चुका हूं कि 20 तक के पहाड़े आपको याद होने चाहिए, तो आपको ये चीज आसानी से दिख जाएगी। नहीं तो फिर आप याद कीजिए, कंटेस्ट कीजिए कि 2 की पावर 7 जो है वो 128 होता है। 2 की घात 7 कितना होता है? 128 होता है। 2 की घात 8, इसको याद रखने के लिए छोटा सा दिमाग में स्टेशन बनाइए। लीजिए सर, 2 की पावर 4, ठीक है, इंटू 2 की पावर 4। अगर 2 4 बार लिखा हुआ है तो कितना आएगा भाई? 16 आएगा, हमें पता है। और 2 4 बार लिखा है तो कितना आएगा? 16 आएगा। 16 इंटू 16 कितना होगा? 256 आएगा। आएगा, बिल्कुल। अब इसको याद रखने का तरीका क्या हुआ? ध्यान से सोचो, आप दिमाग में इमेजिन करो। गुड इवनिंग, राधे राधे, वेलकम, जय श्री राम। 2 की घात 8 आपके दिमाग में चल रहा है, 2 की पावर 8 है, आपके दिमाग में चल रहा है 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 से बना हुआ है। अब 2 की पावर 4 से क्या आया? 16, और 2 की पावर 4 से क्या आया? 16। तो 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 क्या होता है? 256। वर्ग तो आपने याद कर रखे हैं ना कि भाई 16 का वर्ग कितना होता है, मतलब 16 इंटू 16 कितना होता है? 256 होता है। अब दिमाग में कैसे सेट किया कि भाई लिखा हुआ है 2 की घात 8, इसको आप कैसे दिमाग में तोड़ के याद रख सकते हो कि 2 की घात 4 और 2 की घात 4 को ये मल्टीप्लाई करने से आया। ठीक है, ये 4 बार लिखा है, 4 बार लिखा है, टोटल 8 बार हो गया। 2 की घात 4 16 होता है, 16 इंटू 16 क्या होता है? 256 होता है। कैसे इसको याद रख सकते हो? 2 की घात 9 512 है, और 2 की घात 10 1024 है। ये आज का सबसे छोटा सा और सबसे सिंपल सा कार्य और आज का पहला काम।
तो आप सब लोगों को इसे याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है। बताओ यहाँ तक की बात समझ में आई क्या? फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से यस सर का मैसेज भेजो। हाँ, जल्दी से यस सर का मैसेज भेज दीजिए। गुड इवनिंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ा जाए? बिल्कुल बढ़ा जाए सर, लीजिए 5n। अब ये 5n क्या है सर? 5 की कुछ घात याद रखी जाए। कहाँ तक याद रखी जाए? 5 की कुछ घातें याद रखी जाए, 5 की पावर के कुछ नंबर्स को याद किया जाए, कहाँ तक किया जाए? अब जो सबसे पहले आपको हमेशा याद रहता है वो क्या है? देखो भाई, 5 की घात 2 होगा तो 25 होगा। क्या लिखा मैंने लिखा 5 की घात 2 होगा तो कितना होगा? 25 होगा। याद है? बिल्कुल याद है सर। 5 की घात 3 होगा तो 125 होगा। अब ये मत कहना सर हमारे को ये याद नहीं है, क्योंकि ये तो आपको कंठस्थ होना ही चाहिए। आपको वर्ग और घन याद किए जाते हैं, स्क्वायर याद कराए जाते हैं और क्यूब याद कराए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है 5 की घात 4। क्या लिखा है? 5 की घात 4। अब इसको दिमाग में ऐसे सेट करो कि 5 की घात 2 से और 5 की घात 2 से, देखो ये 5 दो बार लिखा हुआ, ये 5 दो बार लिखा है। 5 की घात 2 का मतलब क्या हुआ? 5 इंटू 5। और ये 5 की घात 2, 5 की पावर 2 का क्या मतलब हुआ? 5 इंटू 5। अब ये अपने दिमाग में हमेशा चलता है 25 है, ये अपने दिमाग में हमेशा चलता है 25 है, तो 25 इंटू 25 कितना हो गया? 625 हो गया। तो ये अपने को ऐसे याद रहना चाहिए। ठीक है ना? ज्यादा नहीं है, बस 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4 और 5 की घात 5, इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 5 की घात 5, ये बहुत बार आपके सामने आता है। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ध्यान से देखो। 5 की घात 4 आपके दिमाग में 625 चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है सर। 25 इंटू 25, इसको हम अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 3125। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि 5 की पावर 5 कितना होता है? 3125 होता है। कंठस्थ होना चाहिए, ये तो आपने पकड़ लिया। ये आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए कि 5 की घात 4 इंटू 5 है, ये 5 की घात 1 है ना? बिल्कुल। तो 5 की पावर 5 कितना हो गया? 3125। कोई भी पूछ ले, कभी भी पूछ ले, 5 की पावर 5 कितना है? 3125। देखो ये इसलिए लिखा रहा हूं, जब आप सवाल करते हो तो बीच बीच में कैलकुलेशन आएगी, और उस टाइम जिसको ये कैलकुलेशन नहीं पता होगी वो टाइम खर्च कर देगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टारगेट ही यही है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में आपको टाइम कम से कम कैसे लगाना है, वही दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा, वही चीज ये सोचनी पड़ेगी। ठीक है सर, ये तो हो गया क्लियर। अब आ जाते हैं हम एक नई चीज पे। जो आज की हम अगली चीज सीख रहे हैं वो है परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन। अब परिमेयकरण क्या होता है उसको ध्यान से सुनिएगा। सर परिमेयकरण ये होता है कि अपने पास लिखा है 8/√2। क्या लिखा है? 8/√2 लिखा है, बिल्कुल। अब देखो ये जो, अब एग्जाम में ये जो चीज मिलेगी ना आपको, ये इस फॉर्मेट में नहीं मिलेगी। क्या कहा? क्या नहीं मिलेगी सर इस फॉर्मेट में? इस फॉर्मेट में आपको ये नहीं मिलेगी, आंसर आपको ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, वेलकम। आंसर आपको ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब आप क्या करोगे? मान लो आपने कोई कैलकुलेशन करी और आप यहां तक पहुंच गए। ठीक है, ये उत्तर एग्जाम में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। एग्जाम में आंसर कैसा लिखा हुआ मिलेगा उसको ध्यान से समझो। तो पहली बात तो ध्यान से पकड़ो। देखो सर परिमेयकरण ऐसे करते हैं, अगर नीचे कोई रूट में लिखा हो, इसको आप हर या डिनोमिनेटर बोलते हो। क्या बोलते हो? हर या डिनोमिनेटर। हर या डिनोमिनेटर में कोई रूट में वैल्यू लिखी हुई है तो हम क्या करेंगे? उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? देखो ध्यान से, √2 और √2। अब ध्यान से देखना, √2 और √2 कितना होता है? 2 होता है। ऐसा मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था कि √2 इंटू √2 कितना होगा? √2 इंटू √2 2 होगा। ठीक है सर। अब ऊपर तो देखो सर, एक तो 8 पड़ा है, ठीक है, और गुणा में √2 पड़ा है, ठीक है, और √2 इंटू √2 2 हो गया, ठीक है। 2 से ये कितनी बार 4 टाइम कट गया, 4√2। अब आंसर आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा एग्जाम में। अब कोई बच्चा कहे सर अगर मुझे ऐसा नहीं मिला तो क्या होगा? अगर कोई बच्चा कहे मुझे अगर ऐसा आंसर नहीं मिला तो क्या होगा? तो आपको √2 की वैल्यू याद होनी चाहिए 1.414। ठीक है, और आप उसको 4 से गुणा कर दोगे। पॉइंटों वाला गुणा मैंने आपको सिखाया है, पहले मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर 3 के बाद पॉइंट लगा दोगे, उत्तर आ जाएगा। समझ गए? तो देखो पिछली क्लास की सीखी हुई बातें भी हल्की फुल्की काम आएगी, ये आपने परिमेयकरण करना सीखा है।
अब थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए सर यहाँ अगर 9/√2 लिखा होगा तो क्या होगा, 9/√2 लिखा होगा तो क्या होगा, तो ध्यान से देखो क्या होगा, 9/√2 इंटू √2, इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन या परिमेयकरण, इंटू √2 कितना हो गया, 2 हो गया, तो बट्टा में कितना लिखा है 2, और नीचे क्या लिखा है 9 और √2, सॉरी बट्टा में तो 2 लिखा है, ऊपर क्या लिखा है 9 और √2 का गुणा क्या हो गया 9√2। आप अगर ऐसे लिख रहे हो 9 गुणा √2, या फिर आपने ऐसे लिखा है 9 √2, तो दोनों बातें एक ही है। आगे बात समझ में, आंसर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। अगर ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलता है, कई बार ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है 9/2, देखो 9 है बट्टा में 2 है, और √2 यहाँ बाहर लिखा हुआ है, इसका भी मतलब एक ही है। ये जो बीच में लिखा होता है ये ऊपर वाले के साथ ही होता है, तो आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। और क्या हो सकता है सर, और तो भाई ये हो सकता है, अगर इसी के आगे, इसके आगे नहीं पूछते वैसे आपको, लेकिन इसके आगे अगर पूछ ले तो 9 इंटू 1.414, ये √2 का मान लिख लिया और बट्टा में 2 लिखा है, तो 2 का भाग देना आता है, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे फिर 2 का भाग दोगे। ये प्रक्रिया है आपके परिमेयकरण की स्टार्ट। आगे क्या सर, आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल बढ़ा जाए। अब ऐसी कैलकुलेशन ज्यादा लेंगे जो परीक्षा में मिलेगी, और परिमेयकरण का काम कहाँ पड़ेगा उसके बारे में ज्यादा चर्चा करी जाएगी, है ना। बिल्कुल, यहाँ लिखा है सर 15/√3, क्या लिखा है 15/√3 लिखा हुआ है, ये लीजिए। अब इसको हम हल करेंगे। आप रफ नोटबुक लेके साथ में बैठ सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। नोट्स क्लास के साथ नहीं बनाने, नोट्स क्लास के बाद में आपको बनाने। जिनको मैथ्स नहीं आती है वो बेसिक मैथ्स के तो नोट्स बनाए ही बनाए, बाकियों के बनाए नहीं बनाए वो अलग चीज है, लेकिन जिनको मैथ्स नहीं आती है वो बेसिक मैथ्स के नोट्स तो बनाए ही बनाए। क्लियर है, ये बात आपके दिमाग में एकदम फिट है, ठीक है। वेलकम वेलकम शंकर, धर्मेंद्र, सिद्धांत, जय हिंद। हाँ उत्तर दीजिए, उत्तर देने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों के उत्तर आने शुरू हो गए हैं, राइट आंसर बहुत सारे बच्चों ने देने प्रारंभ कर दिए। ठीक है, चलिए 15/√3, ये लीजिए 15/√3, ठीक है सर, बिल्कुल। अब हम कर देते हैं √3 इंटू √3, ये बट्टा में √3, ये ऊपर √3, ये ऊपर, ये बट्टा में। ऊपर तो है 15/√3, नीचे √3 इंटू √3 3 है, ठीक है ना, 15/√3, और नीचे कितना है 3, 3 से कितनी बार घटेगा 5 बार, तो ये आ गया 5√3, कितना आ गया ये आ गया आपका 5√3, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब √3 का अगर मान रखना पड़े आपको तो आप याद रखिएगा 1.732, ठीक है। अब कई जगह आपको है ना 1.73 काम में लेके आंसर निकालते हैं, तो आपने 1.73 निकाला है या 1.732 निकाला है, आंसर इसके अगर लगभग पास में मिल जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है आंसर, लेकिन आपको लगभग पास वाला एग्जाम में एक ही उत्तर दिखेगा, उससे आप समझ जाएंगे कि कैसे काम करना है। कई बार एग्जामिनर खुद क्या कर देता है, ब्रैकेट में लिख देता है कि भाई √3 का मान जो है आपको 1.732 लेना है। अब एग्जामिनर ने खुद ने कह दिया ये लेना है, तो फिर आप यही रख के मान निकाल लीजिए, ठीक है, ये कहानी। हाँ सुरेंद्र, वेलकम भाई। यहाँ तक की बात आई होप हर बच्चे को समझ में आ गई है। ऐसा एक और उदाहरण लिया जाए 21/√3 लिखा हुआ है, ये बहुत मिलेंगे, ध्यान रखना। तो वही √3 और √3। अब देखो कहानी क्या होगी पता है, जो बेसिक लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसके किसी एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री पूछ ले, तो वहां जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, त्रिकोणमिति पढ़ोगे, तो वहां बड़ी समस्या होने वाली है अगर आपको ये नहीं आता तो, और अगर आपको ये आता है तो वहां समस्या कम होने वाली है, ठीक है ना। ये बात समझ लेना मेरे ध्यान से। सर ये हो गया 21/√3, ठीक है, और नीचे √3 कितना हो गया सर, √3 3, तो ये आ गया आपका 7/√3, क्या आ गया 7/√3, ठीक है। चलिए अब ये जो बातें आपने सीखी है इसमें एक और बच्चा है, ये बच्चा वो है जो एकदम बेसिक से सीख रहा है। एक बच्चा जिसको मैथ्स आती है वो थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा चलाने का प्रयास करेगा, और वो कैसे चलाएगा उसको सुनो ध्यान से बात को। किसी बच्चे को मैथ्स आती है तो वो एक्स्ट्रा दिमाग कैसे चलाएगा उसको ध्यान से समझो आप। वो ऐसे चलाएगा, यहां लिखा होगा 8√2, सॉरी 8/√2, 8/√2। वो दिमाग में सोचेगा जो 8 है अपना वो 4 इंटू 2 है बिल्कुल है, और ये अपना क्या है √2 है। √2 से 2 कितनी बार कटेगा, √2 बार कटेगा, तो सीधा 4√2 आ जाएगा। उसने अपना कैलकुलेशन का एक स्टेप कम कर दिया। इस बात को समझिए। सर ये कैसे आया,
ये ऐसे आया, इसके लिए आपको एक बात सीखनी है पहले, और वो बात ये है कि देखो आप अगर 2 लिखोगे तो 2 कैसे आएगा, √2 इंटू √2 से आएगा, आएगा बिल्कुल। अब कहीं 2 के बट्टा में √2 लिखा है, तो आपको मन में ये सोचना है कि ये वाला 2 क्या है, ये वाला 2 है √2 इंटू √2 है कि नहीं है भाई, ये वाला 2 है √2 इंटू √2, और बट्टा में अपने पास √2 लिखा हुआ है, तो √2 से √2 कट गया, रिजल्ट क्या आया, 2 आया। ठीक है, बिल्कुल सब एग्जाम्स की क्लासेस हैं, ऐप पे आप देखेंगे सब बैच मिलेंगे आपको। अब कहीं पे लिखा है 3 और √3 लिखा है बट्टा में, अब आपके दिमाग में आया, आपने लिखा नहीं, आपके दिमाग में सीधा आया कि 3 तो आपका √3 इंटू √3 है, और डिवाइड में आपका √3 लिखा हुआ है, तो √3 से √3 क्या हो गया, कट हो गया, तो √3 रिजल्ट आ गया। अब इस चीज को बिना लिखे सोचो, तो आपने बिना लिखे क्या सोचा, आपने बिना लिखे सोचा ये तो √3 इंटू √3 है, एक बार √3 कट गया, एक बार √3 बच गया, तो आपने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, समझे। तो ये बात आपने मन में सोच ली। हाँ, वो तो आपकी पढ़ाई से और लास्ट तक आप क्या पढ़ोगे उस पर डिपेंड कर रहा है। ये परिमेयकरण करने का तरीका बताया ना, अगर √2 को आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, √2 नीचे लिखा है, आप √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो रूट गायब हो जाएगा ना, रूट को गायब करने के लिए किया हमने काम। आप खुद सोचो ये काम हमने क्यों किया, अब मुझे बताओ आपने ये काम क्यों किया, कि सर आपने √2 ऊपर नीचे लिखा, तो √2 और √2 का मल्टीप्लाई क्या हो गया, 2 हो गया भाई, √2 और √2 का गुणा कितना हो गया, 2 हो गया, तो रूट गायब हो गया। रूट को आप हर से डिनोमिनेटर से यहां से गायब करोगे तो उसके बाद कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। ठीक है, अब और सोचो लो, ये मैंने बता दिया, जो बच्चा बेसिक से पढ़ रहा है उसके लिए, थोड़ा बेसिक के आगे की कहानी सुन रहे हो साथ के साथ में। अब जिसको ये चीज यहाँ आती है वो क्या करेगा, जिसको मैथ्स आती है या जिसको लगता है मुझे मैथ्स आती है, वो मन में क्या सोचेगा, ध्यान से सुनना। यहाँ लिखा है 15/√3, अब वो मन में सोचेगा ये 15 नहीं है, ये है 5 इंटू 3, क्या है 5 इंटू 3, और बटा में अपने पास कितना है √3। अब उसके दिमाग में पहले से है कि ये √3 इंटू √3 है, एक बार √3 बच जाए, कट जाएगा तो एक बार √3 बच जाएगा। अब इस चीज को पूरा मन में सोचो, तो जिसने ये सीख लिया है, जिसको ये नहीं आता है पहले इसको सीख लो, और जिसने इसको सीख लिया है वो थोड़ा मन में सब कुछ सोचो। अच्छा सोचते हैं सर, ये 5 इंटू 3 है, ठीक है, 3 जो है वो √3 इंटू √3 है, √3 से √3 कट गया तो 5 √3 बच गया। मतलब आप बिना कुछ किए हुए इसको आप सीधा भी लिख सकते हो, है ना। कब, जब ये आपको कटने वाला मिले कि यहाँ 3 आ रहा है सर, 3 को √3 इंटू √3 बोलते हैं, ये कहानी है कोई मिला के। और ऐसा आपको तभी मिलेगा जब आप थोड़ी थोड़ी बातें दिमाग में सोचोगे। अब सोचो, दिमाग में सोचते हैं ना डायरेक्टली। 21/√3 लिखा है, आपने लिखा नहीं, मैंने तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो जीरो मैथ से सीखना है तो बेसिक लेवल की जो क्लासेस चल रही है आपकी 10 क्लासेस, जो आज 10वीं क्लास है, तो 1 से लेकर 9 तक की क्लासें अच्छे से देख लो। उनके बेसिक मैथ्स वाली क्लास है, उनके नोट्स बनाओ, उनको 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। अगर मैथ्स नहीं आती है तो सबसे पहले ये जो आपकी जीरो लेवल वाली मैथ्स है ना, इसको सीखना पड़ेगा, तभी जाके मैथ्स समझ में आएगी। कहानी ये है कुल मिला के, ठीक है ना। चलिए, बेसिक मैथ्स की 20 क्लासें होगी, जिसमें से 10 तो आपकी लाइव होगी और 10 आपको रोज मिलेगी। मतलब कभी 1 मिल जाए, कभी 2 मिल जाए, कभी 3 दिन में 1 मिल जाए। बाकी अब कोर्स की क्लास चलेगी साथ के साथ में। बेसिक मैथ्स की आगे की क्लासेस जो है आपको रिकॉर्डेड में मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ये उन लोगों के लिए जिनको मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन इसको उतना ही सीरियस पढ़ना है जितना भी आप लाइव में पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आप मन में सोचो कि सर ये तो 7 इंटू 3 है कि नहीं है, और 3 को आप सोचो, 3 क्या होता है, 3 होता है √3 इंटू √3 होता है, ये आपने मन में सोचा, और बट्टा में √3 है आपका, तो √3 से √3 आपका कट हो गया, 7 √3 आ गया। तो ये आप मन में सोचते कि ये 7 इंटू 3 है, ठीक है, √3 से 3, √3 से 3, √3 बार कटेगा तो 7 √3 उत्तर आ जाएगा, समझे। तो जिसको मैथ्स आती है वो थोड़ा ऐसे सोचे, जिनको नहीं आती है वो पहले ऐसे सोचे। ये आपने एक स्टेप क्लियर किया है। अब हम दूसरे स्टेप में आ रहे हैं जिसको ध्यान से समझना है। यहाँ पे आपको थोड़ी एल्जेब्रिक चीजें भी काम में लेनी है, और बातों को कैसे सीखना वो सुनिए आप। सबसे पहले लिखा है 1/√2 -1। अब देखो, रूट इस पे लगा है, इस पे नहीं लगा है। बात समझी सबसे पहली बात आपने, कि रूट किस पे लगा है, किस पे नहीं लिखा है। इस तरह की सिचुएशन आपको मिलने वाली। अब आप क्या करने वाले हो, ध्यान से सुनो।
ठीक है सर, बताओ आप क्या करने वाले हो। 1/√2 माइनस 1 जब ऐसा लिखा हुआ होगा तो सेम टू सेम लिखोगे, बस साइन चेंज कर दोगे। √2 माइनस 1 की जगह √2 प्लस 1 और √2 प्लस 1 ऊपर नीचे गुणा कर दोगे। अब ऐसा आपने क्यों किया है उसको ध्यान से सुनो। ऐसा करने का कारण क्या है उसको आप ध्यान से सुनिए। तो ऐसा करने का पहले कारण समझते हैं, फिर यहां वापस आते हैं। मैंने एक उदाहरण लिखा है ना, मैंने अंश अगर आपका सेम नहीं है तो फिर आपको आगे ऐसे कैलकुलेशन करनी है। यहाँ देखो ये √2 से ये नहीं कट रहा था, इससे ये जब नहीं कट रहा तो मैंने सिखाया ना आगे कैसे करना है। उसका आंसर आपको ऐसा मिल सकता है, ऐसा मिल सकता है, नहीं तो आप आगे वैल्यू रख के गुणा करके उत्तर निकाल लोगे। वो एग्जाम पर एग्जाम डिपेंड करेगा। अगर बेसिक लेवल का एग्जाम है तो आंसर या तो आपको ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। थोड़े ऊपर लेवल का यार आगे पूछना चाहता है तो आगे आंसर ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, हाँ सौरभ वेलकम भाई। हाँ सूरज की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ओके। इसमें हमें क्या करना है और ऐसा क्यों करना है पहले हम ये सोच रहे थे, तो इसको ध्यान से सुनो। एक सर्वसमीका होती है। सर्वसमीका किसको बोलते हैं सर? आइडेंटिटीज। जब आप बचपन में थे तो आपको आइडेंटिटी सिखाई थी, मुझे तो नहीं सिखाई सर। हाँ तो नहीं सिखाई तो अब सीख लो। ये सर्वसमीका क्या होती है सर? आप इसे फॉर्मूला कहते हो, आप फॉर्मूला समझ लो। आपको बचपन में कहा जाता था ये फॉर्मूला है जिसे याद करना है। क्या फॉर्मूला था? a प्लस बी और a माइनस बी का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो होता है a का वर्ग माइनस बी का वर्ग। अब ये सूत्र है, इसको पहले तो याद करना है। कैसे आया वो भी आप सीख सकते हो, ठीक है ना। a को पहले दोनों से मल्टीप्लाई करना है, b को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा हम बेसिक में ही आगे सीखेंगे, लेकिन फिलहाल इसे आप फॉर्मूले की तरह याद रखोगे कि a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब इसका क्या फायदा हुआ ध्यान से देखना। अगर मेरे पास कहीं लिखा है √2 माइनस 1 और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं √2 प्लस 1 से, तो देखो एक प्लस में लिखा है, एक माइनस में लिखा है, एक प्लस में लिखा है, एक माइनस में लिखा है। ऐसा करने पर हमारा रिजल्ट क्या होता है? पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। हमारा रिजल्ट क्या होगा? पहले का वर्ग, जो पहले लिखा उसका वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, है ना। बिल्कुल। पहला क्या है? √2। अब √2 का वर्ग क्या होगा बोलो। अब ये बात आपको अभी तक पता चल जानी चाहिए थी कि भाई √2 का वर्ग क्या होगा। तो ध्यान से देखो, √2 का वर्ग क्या होगा? √2 इंटू √2 होगा। वर्ग का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब होता है दो बार लिखना। तो √2 इंटू √2 कितना हुआ? 2 हुआ। ठीक है, तो √2 पहला कौन है? ये है। और दूसरा कौन है? ये। एक बार ये माइनस में लिखा है, एक बार प्लस में लिखा है। एक बार माइनस में लिखा है, एक बार प्लस में लिखा है, और दोनों ब्रैकेट का गुणा हो रहा है। यहाँ भी दोनों ब्रैकेट का गुणा हो रहा है आपस में। थैंक यू आशीष जी, वेलकम 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 बबलू। √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2। ठीक है, और 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। तो क्या आ गया रिजल्ट? रिजल्ट आ गया 1। सिंपल। थोड़ा और करके सोचो, थोड़ा और काम करो, थोड़ा सीखने के लिए और आगे बढ़ते हैं। लीजिए, यहाँ लिखा है √3 प्लस 1 और यहाँ लिखा है √3 माइनस 1। ये मैंने आपको एक सवाल दिया कि भाई इसका उत्तर क्या आएगा। आप कहोगे सर देखो ये तो a प्लस बी है, बिल्कुल है, और ये a माइनस बी है, बिल्कुल है। इसका रिजल्ट तो होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, मतलब पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग। तो पहला कौन है? √3। तो √3 का वर्ग क्या होगा? 3 होगा। अब ये चीज आपके दिमाग में बहुत फास्ट चलनी चाहिए कि √3 का जो वर्ग होगा मतलब √3 इंटू √3 होगा, और √3 इंटू √3 कितना होगा आपका? 3 होगा। बिल्कुल। एक का वर्ग दूसरे का वर्ग, दूसरा कौन है? एक। एक का वर्ग क्या होगा? 1। तो कितना आया रिजल्ट? रिजल्ट आया 2। तो क्या ये बात हो गई आपसे समझ में आ गई? आपने कर ली ये बात? बिल्कुल कर ली सर। ठीक है, और आगे बढ़िए, बिल्कुल बढ़ते हैं। लीजिए, अब हमारे पास लिखा है √5 प्लस 1, √5 प्लस 1 और √5 माइनस 1। ठीक है, ये हमारा सवाल है। यूं मत करना कहां से आया, ये क्वेश्चन है, समझ लो। ये आपका सवाल है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये प्रश्न मैंने आपको दिया है। राकेश जी वेलकम वेलकम। अब देखिए कहानी को सुनिए जरा ध्यान से। यहाँ प्लस लिखा है या माइनस लिखा है, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग करना पड़ेगा। बिल्कुल। पहला है √5, √5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 5। दूसरा है 1, 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1। रिजल्ट क्या आ गया इसका? रिजल्ट आ गया 4। इसको समझो। एक ही चीज को समझाने के लिए मैंने कितने सारे उदाहरण दे दिए हैं। पकड़ो इस बात को अब ध्यान से, है ना।
√5 प्लस 2, √5 माइनस 2। पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, पहला कौन है √5 और √5 का वर्ग क्या हो जाएगा 5, और दूसरा कौन है 2 और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4। रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया 1, है ना। तो छोटी छोटी चीजें आपने काम में ली है, ठीक है, छोटी छोटी चीजें काम में ली है। और अब आप आते हो परिमीकरण सीखने के ऊपर। अब हमें मान लो ऐसा लिखा हुआ है, हमारा सवाल कुछ इस तरह से था, बिल्कुल सर इस तरह से था। नीचे √2 माइनस 1 लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया, हमने इसे √2 प्लस 1 और √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। कर दिया, बिल्कुल कर दिया सर। अब ध्यान से देखो सर, ऊपर वाला तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ और 1 से मल्टीप्लाई होके तो ऐसा कैसा ही रहेगा, √2 प्लस 1 ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब नीचे क्या आया, ध्यान से देखो, नीचे आया सर √2 माइनस 1 √2 प्लस 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई अभी सिखाया मैंने, a माइनस बी ए प्लस बी, तो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, पहला है 2, 2 का वर्ग √2 का वर्ग कितना होगा 2, और 1 का वर्ग क्या होगा 1, 2 में से 1 गया तो कितना आ गया 1, बट्टा में 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट आ गया √2 प्लस 1। कुछ बच्चे जो एसएससी वाले हैं उनको आगे जाके ये बातें याद रखनी पड़ती है, कंठस्थ करनी पड़ती है। क्या कंठस्थ करनी पड़ती है उनको, बाकी लोग तो सीख लो कैसे आया, बेसिक वाले तो, अब सर मैं तो एसएससी सीएचएसएल की भी कर रहा हूँ और आगे उसकी भी कर रहा हूँ, अभी बेसिक सीख रहा हूँ, आगे मेरे वो भी काम आएगा, तो उनको ये बातें याद रखनी पड़ती है। टीचर्स डायरेक्ट उनको कहते हैं भाई याद रख लेना, कहाँ से आई वो हम बता देते हैं, है ना। √2 प्लस 1 क्यों है सर ऐसा, आप देख लो आपके सामने है कैसे हुआ। सेम टू सेम अगर आपके सामने लिखा है 1/√2 प्लस 1, तो उसका उत्तर आएगा √2 माइनस 1। समझ गए, ये कहानी आप इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन सब में ऐसा नहीं है कि यहाँ √3 होता तो तुम ऐसा लिख देते, सब के साथ ऐसा नहीं होगा। अब √3 होगा तो क्या होगा वो देखो, और 1 होगा साथ में तो क्या होगा। अगर लिखा है 1/√3 प्लस 1, अब बताओ क्या सिखाया मैंने, सर आपने सिखाया 1/√3 प्लस 1 लिखा है, तो यहाँ आप क्या करोगे √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, a प्लस बी ए माइनस बी। अब इसका रिजल्ट बताओ क्या होगा, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, √3 का वर्ग कितना होगा 3 और 1 का वर्ग कितना होगा 1, तो रिजल्ट क्या आएगा 2, तो नीचे क्या आ गया 2 आ गया। तो यहाँ क्या लिखा आपका √3 माइनस 1 और नीचे क्या लिखा आपके, नीचे लिखा 2, ये इसका आंसर हुआ, ठीक है ना। सब आपके सामने ही हुआ है, अब काम वही हो रहा है, देखो वही काम जो मैंने आपको पहले सिखाया कि एक सर्वसम्मिका है, एक फॉर्मूला है जो ऐसे काम आता है, उसका प्रयोग हुआ है, समझ गए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा और विकराल रूप लेगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो, कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिल गया 15/√2 माइनस 1, और आपको कंप्लीट आंसर निकालना है, एग्जैक्ट पॉइंटों में आंसर निकालना है, ठीक है। अब आप कैसे करोगे, ध्यान से सुन लो सर, ऐसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे √2 प्लस 1, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे √2 प्लस 1, ठीक है। अब नीचे वाले का रिजल्ट क्या आया, a माइनस बी ए प्लस बी, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, √2 का वर्ग कितना होगा 2 होगा, 1 का वर्ग कितना होगा 1 होगा, रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ तक तो 1 आ गया। अब नीचे 1 आ गया तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब अपना उत्तर सिर्फ ऊपर वाला ही है। ऊपर क्या बचा अपने पास, ऊपर अपने पास बचा 15√2 प्लस 1। एक आंसर तो ये लिखा हुआ मिलेगा, बहुत सारे एग्जाम में आपको यही आंसर लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन अगर यही आंसर लिखा हुआ नहीं मिला तो क्या करेंगे सर, तो ध्यान से सुनो क्या करेंगे। अब आप पहले √2 का मान लिख दोगे 1.414, इसमें अपने को 1 जोड़ना है, 15 से गुणा करना है। ये लाइन मैंने लिखी है, आप एग्जाम में नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट दिखेगा ये 1.414 है, इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 2.414, 2.414, है ना भाई, एक इसमें जोड़ दिया, ये आ गया। अब 15 का गुणा तो आपको आता है, तो आपका उत्तर यहाँ से ही आने वाला है। सर करके देखें, 15 चौके 60, हासिल का 6, 15 एकम 15 और 6 21, हासिल का 2, 15 चौके 60 और 2 62, हासिल का 6, 15 दूनी 30 और 6 36। अब कितने के बाद पॉइंट लगाना, 3 के बाद, 3 के बाद। तो ये आपका आंसर लिखा हुआ मिल सकता है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये लीजिए, ये आपका उत्तर आ गया, समझ गए। तो ये कार्यक्रम है, ये आपको परीक्षा में करना होता है, ठीक है। तो ये आपका परिमेयकरण का काम हो गया पूरा। अब परिमेयकरण का कोई सवाल आए आपको अटकने की जरूरत नहीं है, मेजर जो सवाल है उनमें कैसे क्या चीज काम में आती है वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा जब हम काम करेंगे तो और कुछ चीजें भी आएगी सामने, लो सर ऐसा लिखा है,
नीचे लिखा आपका √3, नहीं √3 नहीं √5, √5 - 2 लिखा है। लो हम इसको कर देंगे √5 + 2 और √5 + 2, है ना। मतलब आपका क्वेश्चन केवल इतना ही था, ये आपका सवाल था 16/√5 - 2। क्या सर ऐसा सवाल भी आता है क्या? ये सवाल ऐसा आए या नहीं आए, सवाल को जब हल करेंगे तो गणना ऐसी आ जाएगी लास्ट में, तो हमें उस गणना को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। बिल्कुल। अब यहाँ ध्यान से देखो, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, क्योंकि एक माइनस में और एक प्लस में। 5 √5 का वर्ग 5 हो गया, ठीक है, और 2 का वर्ग कितना हो गया, 2 हो गया, तो कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? ऊपर तो लिखा है 16 √5 + 2 और बट्टा में कितना लिखा है, 3, ठीक है। ये आपका आंसर है। ऐसा ही आंसर लिखा हुआ मिलेगा आपको, ध्यान रखना, घबराना नहीं है। क्या सर अगर मेरे को पॉइंटों में लिखा हुआ मिला, तो पॉइंटों में लिखा हुआ मिला तो इसकी वैल्यू होती है 2.236, 2.2360679, 2.236। हाँ तो यहीं तक काम में ले लेंगे 2.236 ये। तो इसमें ये ऐड कर लो, पहले 16 से गुणा कर लो, फिर 3 का भाग दे दो। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर आप बेसिक लेवल तक की बात कर रहे हो तो यहीं तक आंसर सीमित हो जाएगा, और आगे अगर एग्जाम का लेवल बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू रखनी है, इसको इसमें ऐड करनी है, इसको इससे गुणा करना है, बटा 3 करना है। जैसी परीक्षा में सवाल होगा उसके लिए उतना समय मिलेगा। सवाल के अनुसार अलग अलग समय मिलता है क्या? हाँ, जब आप एग्जाम देते हो तो कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप 10 सेकंड में सोल्व कर लेते हो, तो वहां से जो समय आपने बचाया वो आप भारी क्वेश्चन को देते हो या कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को देते हो। तो ये आपने सीखा परिमेयकरण। तो चलो यहाँ तक जल्दी से बता दो कि सब बच्चों को परिमेयकरण की बात समझ में आ गई क्या, है ना। बिल्कुल। तो जल्दी से यस सर का मैसेज भेजो, फिर आगे बढ़ते हैं। किधर है गाड़ी, बड़े आगे। यस सर यस सर यस सर यस सर, नो सर। नो सर वाले की प्रॉब्लम बता दो भाई वापस एक बार। कुछ चीजें देखो, अगर आप नए हो या अभी जुड़े हो तो बेसिक मैथ्स का 10वां भाग है ना, तो एक से शुरू करना शुरू कर दो पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर रोज की 2 क्लास अच्छे से पढ़ लोगे तो ये सिलेबस आपका 10 दिन में भी कवर हो सकता है, बेसिक मैथ्स वाला, ये ध्यान रखना आप, है ना। ये चीज है, बार बार पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको दिक्कत वहां है, मुझे ये कम समझ में आता है, गणित कम समझ में आती है, उसे बार बार पढ़ लो। ये लो, अब हम बात कर रहे हैं एलसीएम की। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या क्या बातें करी, समझ रहे हो आप। पहले हमने 2 की पावर n पे बात करी, फिर 5 की पावर n पे बात करी, फिर हमने परिमेयकरण पे बात करी, अभी हम एलसीएम पे बात कर रहे हैं आज की क्लास के अंदर, है ना, कि एलसीएम क्या है, कैसे निकालते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से भाज्य हो। द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ बोथ। मतलब ऐसा नंबर जो दोनों के पहाड़े में आता हो। सिंपल भाषा में कहे कि ऐसी संख्या, ऐसी सबसे छोटी संख्या, क्या कहा ध्यान से सुनो, ऐसी सबसे छोटी संख्या जो दी गई 2 3 4 5 जितनी भी संख्याएं दी गई है उन सब के पहाड़े में आती है, वो एलसीएम है। तो इसको एलसीएम क्यों कहते हैं, क्योंकि उनके पहाड़े में आने वाली सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है, इसलिए इसको एलसीएम कहते हैं। इसका नाम लघुत्तम समापवर्त्य क्यों है, कहानी समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। लेकिन होगा ये इन संख्याओं में से सबसे बड़ी के बराबर या उससे भी बड़ा। एलसीएम हमेशा जो भी संख्याएं अपने को दे रखी है उनमें या तो सबसे बड़ी के बराबर होगा या बड़ी से भी बड़ा होगा, ठीक है ना। सर ये क्या कहानी है, नाम हमारा एलसीएम है, नाम तो हमारा एलसीएम है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त्य, है ना। नाम तो हमारा एलसीएम है, लेकिन संख्या बड़ी होगी, दी गई संख्याओं में या तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगी या उससे भी बड़ी होगी। लक्ष्मी निवास सैनी जी वेलकम, विक्रम बिश्नोई गुड, सूरज कुमार वेलकम भाई। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको 2 नंबर दिए, एक नंबर मैंने दे दिया 2, एक नंबर मैंने दे दिया 4, और मैंने कहा चॉइस इनका एलसीएम है क्या। चलो 2 और 4 नहीं देके मैं आपको दे देता हूं 3 और 4। 3 और 4 मैंने एक नंबर दे दिया आपको,
मैंने पूछा 24 इनका एलसीएम है क्या। अब ध्यान से सुनना, 24 जो है वो 3 की टेबल में भी आता है, बिल्कुल आता है सर, और ये 4 की टेबल में भी आता है, बिल्कुल सर। भाई 24 जो है वो 3 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है, लेकिन 24 इनका एलसीएम नहीं है। आप बताओ क्यों नहीं है सर। अरे भाई बेसिक मैथ्स चल रही है, यहाँ बेसिक लेवल के हिसाब से सब चीजें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, छोटी बड़ी ये वो, ताकि जो बच्चे नव आगंतुक है या जो मैथ्स दिन की छुट्टी हुई है उनकी थोड़ी सी अच्छे से कवर हो जाए। अब ये जो 10 क्लास के बाद जो बेसिक मैथ्स के सेगमेंट आएंगे वो रिकॉर्डेड आएंगे, ठीक है। कोई क्लास 1.5 घंटे की होगी, कोई 2 घंटे की होगी, कोई 1 घंटे की होगी, लेकिन 10 क्लास ही और है। इन 10 को बहुत अच्छे से नोट्स बना लो, बहुत अच्छे से समझ लो, एक बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, उसके बाद इसके बाद आने वाली 10 क्लासों को भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ लो। फिर आपको दुनिया में मैथ्स पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की मेरी गारंटी है। यही चीजें रोज घूम घूम के वापस आएगी जब आप मैथ्स पढ़ोगे तब, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना। कैसा, जो दिमाग का फाटक बंद है ना, फाटक समझते हैं ना, गेट, जो दिमाग का गेट बंद है मैथ्स पढ़ने के लिए, उसको खोलने के लिए सेगमेंट चलाया गया है। नहीं तो मैं तो अपना कोर्स कराता रहता ना, मुझे क्या पड़ी है कि मैं आपके लिए इतना टाइम निकालूंगा। समझ रहे हो ये कहानी। अब सर कहानी क्या होगी, अगर आप 3 के पहाड़े को आगे बढ़ाते हो तो 6 आता है, बिल्कुल। 9 आता है, बिल्कुल आता है। 12 आता है, बिल्कुल आता है, ठीक है। 4 के पहाड़े को आगे बढ़ाओगे तो 4 दूनी 8 आता है, बिल्कुल। 4 के 12 आता है। देखो सर 12 वो संख्या है, ध्यान से सुनना, यहां आपको बताया कि देखो भाई 12 वो संख्या है जो इन दोनों के पहाड़े में सबसे पहली बार आती है। क्या कहा मैंने, 12 वो संख्या है जो इन दोनों के पहाड़े में पहली बार आती है। सूरज अगर आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई x/3 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/8 है, तो उसके सामने कुछ लिखा होगा, बराबर में कुछ लिखा होगा, ठीक है, और नहीं लिखा होगा तो उत्तर x के रूप में ही आएगा फिर, ठीक है। चलिए अभी आपका सवाल लिखेंगे सबसे लास्ट में, अगर आप वापस बता पाओ तो। देखो 12 वो सबसे छोटी संख्या है जो इन दोनों के पहाड़े में आती है। अब सबसे छोटी क्यों है, समझ गए, वो सबसे छोटी संख्या जो इनके पहाड़े में आ रही है। अब वो सबसे छोटी संख्या जो इनके पहाड़े में आ रही है, जो इनका मल्टीपल है, वो इनसे तो बड़ी होगी। तो पहली बात तो दिमाग में फिट कर लो, एलसीएम बड़ी संख्या होती है, या तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगी या उससे भी बड़ी होगी, ठीक है। उसको सबसे छोटी क्यों बोलते हैं, इनके पहाड़े में आने वाली सबसे छोटी संख्या जो सेम है, वो सेम संख्या, वो कॉमन संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आती है और जो सबसे पहले आ जाती है। यूं तो इन दोनों के पहाड़े में 24 भी आएगा आगे चल के, 3 के पहाड़े में आगे चल के 24 आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, बिल्कुल। 4 के पहाड़े में आगे चल के 24 आएगा, बिल्कुल आएगा सर, बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले कौन आएगा, 12, इसलिए बोलते हैं इसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आई होप आपको बात पता चल गई कि एलसीएम किसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो एक उदाहरण दिया मैंने, जैसे 2 और 3 का एलसीएम ढूंढना है तो 2 का पहाड़ा लिखा, 2 4 6 8 10 12, 3 का पहाड़ा लिखा, 3 6 9 12। अब ध्यान से देखो 12 इसमें भी आया है, 12 इसमें भी आया है, लेकिन 12 इनका एलसीएम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले इनमें कॉमन कौन आ गया, पहले 6 आ गया है। ये देखो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आती है वो कौन है, वो 6 है। तो इनका जो एलसीएम हुआ कौन हुआ, इनका एलसीएम हुआ 6। ये आपने एलसीएम की डेफिनेशन सीख ली है। आज के बाद आप एलसीएम सुन के यूं कंफ्यूज नहीं होगे कि नाम तो एल है, लोएस्ट है, लघुत्तम है, उत्तर बड़ा क्यों आया है। समझ गए, ये कहानी क्लियर, ठीक है। धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे पकड़ो। लो अब 3 4 और 6 का एलसीएम ढूंढना है आपको, तो आप 3 के पहाड़े को आगे बढ़ा दो, बढ़ा दिया। 4 के पहाड़े को आगे बढ़ा दो, बढ़ा दिया। 6 के पहाड़े को आगे बढ़ा दिया। अब देखो यहाँ 6 आया, यहाँ भी 6 आया, लेकिन 6 एलसीएम नहीं है, क्योंकि इस बार 3 नंबर है तो तीनों के पहाड़े में आना चाहिए, ठीक है सर। उसके बाद ध्यान से बढ़ो, बड़े सर देखो 12, 12 को देखो उसके बाद, ठीक है। 12 इसमें भी आया, 12 इसमें भी आया, 12 इसमें भी आया। सबसे पहली संख्या जो इन तीनों में आई है, क्या कहा, सबसे पहली संख्या जो इन तीनों में आई है वो कौन है, वो 12 है, इसलिए 12 क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। तो हमें एग्जाम में ऐसे पहाड़ा निकाल कर पहाड़ा बनाना है सर, नहीं, ऐसे पहाड़ा नहीं बनाना है, ऐसे टेबल नहीं लिखनी है, पहाड़ा टेबल को बोलते हैं ना, ऐसे टेबल नहीं लिखनी है आपको, आपको सोचना है, ठीक है। अच्छा परंपरागत तरीका भी सीख लो। कोई का सर मुझे वो मेथड पता है, मेरे तो बेसिक लेवल का एग्जाम है, आर्मी का है, पशु परिचर का है, बीएसएफ कांस्टेबल का है,
मेरे तो इस तरीके से ही काम हो जाएगा, तो मैं तो इससे ही सीखूंगा। किससे? यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है और यहाँ 6 लिखा है। बिल्कुल 2 से जाएगा, ये तो जाएगा नहीं, इसलिए ऐसे कैसे लिख दिया। 2 से 2 बार जाएगा, 2 से 3 बार जाएगा, फिर 2 से जा रहा है, ये तो 2 से जाएगा नहीं, तो ऐसे लिख दिया। ये 2 से 1 बार जा रहा है, ये 3 बार जा रहा है, ये तो गया। अब 3 से जा रहा है, 3 से ये 1 बार जा रहा है, ये 1 बार जा रहा है, 1 बार जा रहा है, सब खत्म। क्या क्या आया? 2 × 2 × 3, तो इनका एलसीएम क्या होगा? 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब कुछ बच्चों को लगेगा ये सही है, लेकिन ये सीखने से एग्जाम में समय ज्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन किसी के बेसिक लेवल का एग्जाम है तो इससे भी काम चल सकता है। तो हम क्या करें सर, हम कैसे सीखें? तो लो, सबसे पहले ये देखो, अगर आपको दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है और दी गई छोटी संख्या के पहाड़े में ही बड़ी संख्या है, कैसे? 4 के पहाड़े में 8 आता है, तो 8 ही एलसीएम है, ठीक है। मतलब जो छोटी संख्या दे रखी है आपको, जो भी छोटा नंबर दे रखा है, अगला नंबर उसी के पहाड़े में आता है। ऐसा हमेशा थोड़ी होगा सर, हमेशा नहीं होगा। तो मैं भी कहाँ कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसे ही काम चलेगा। यहाँ देखो, छोटी संख्या के पहाड़े में 9 और 27 आने से एलसीएम 27 नहीं हुआ है। 3 के पहाड़े में भी 27 आता है और 9 के पहाड़े में भी 27 आता है, यहाँ इसलिए एलसीएम 27 है। ये ध्यान रखना, ठीक है। यूं नहीं हो कि तुम कंफ्यूज हो जाओ कि सर 3 लिखा है, 6 लिखा है और 27 लिखा है। 3 के पहाड़े में 6 आता है और 3 के पहाड़े में 27 आता है, तो 27 को एलसीएम कह दे। अगर आपने इसको एलसीएम यहाँ कह दिया तो गलत हो गया ये, ठीक है। तो पहले तो आप इस बात को समझो, यहां से कहानी को पकड़ो। पहले क्या गलत हो सकता है वो मैंने बता दिया, ताकि तुम कंफ्यूजन लेके नहीं जाओ। पता चला कोई कंफ्यूजन लेके चला गया, ऐसा थोड़ी होता है। कोई अपना मार्कर वाइट क्यों चल रहा है? ब्लैक पे क्या दिखेगा? ब्लैक पे ये लो, ओके। सबसे पहले इनको देखो जरा ध्यान से, ठीक है। यहाँ लिखा है 4 और यहाँ लिखा है 8, है ना। दो ही संख्या लिखी है, ठीक है। 4 के पहाड़े में 8 आता है क्या? बिल्कुल आता है सर। इनकी कहानी यही खत्म। 8 एलसीएम का काम करेगा। किसका काम करेगा? एलसीएम का। और जब एलसीएम के बाद आप एचसीएफ भी पढ़ोगे, मैसेप भी पढ़ोगे, तो यहाँ 4 मैसेप का काम करेगा, लेकिन उसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं करी जाएगी। पहली बात समझ में आ गई सर। अब दूसरी बात पे आ जाओ, 6 और 18 के ऊपर आ जाओ। लो 6 लिखा है सर, 18 लिखा है। 6 के पहाड़े में 18 आता है, बिल्कुल आता है सर, तो 18 एलसीएम है। कहानी खत्म। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल आ गई, ठीक है। अब तीसरी वाली बात को ध्यान से समझो। यहाँ लिखा है 3, 9 और 27। यहां अगर लिखा होता 3, 6 और 27, इस कंडीशन में 27 एलसीएम नहीं होता, इसलिए क्रॉस लगाया, ठीक है। लेकिन यहाँ 27 एलसीएम है, यहाँ 27 जो है वो एलसीएम। क्यों है? कारण सुन लो। ये 3 के पहाड़े में भी आता है और 9 के पहाड़े में भी आता है। अगर संख्या इस तरह से लिखी हुई हो कि भाई इसके पहाड़े में भी आ रहा है, इसके पहाड़े में भी आ रहा है, ठीक है ना। तो आई होप बात समझ में आ गई है, क्लियर है क्या सर? यहाँ पर एक चीज ऐसी हो सकती है क्या? 3, 8, 24। हाँ बिल्कुल, 3 के पहाड़े में भी 24 आता है, 8 के पहाड़े में 24 आता है, 24 एलसीएम। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ एलसीएम 27 है। यहाँ बात थोड़ी सी अलग थी, ध्यान से सुनना। ये 3 के पहाड़े में भी 27 आता है और 9 के पहाड़े में भी 27 आता है, इसलिए एलसीएम 27 है। यहाँ 27 इसलिए नहीं है क्योंकि 3 के पहाड़े में तो आता है, लेकिन 6 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए 27 एलसीएम यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ आपने एक छोटा सा रूल सीखा कि टेबल से एक ही टेबल वाले नंबर्स हो, ये वाले नहीं, ये वाले। इसके टेबल में भी आ रहा है, इसके टेबल में आ रहा है, ये इसके टेबल में भी आ रहा है, इसके टेबल में भी आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो बड़ी संख्या है वही एलसीएम का काम करती है, ठीक है सर। अब हम कह रहे हैं कि दो लगातार नंबर जब भी मिल जाए हमारे को दुनिया की कोई भी दो लगातार संख्याएं मिल जाएगी, तो उनका गुणा ही उनका एलसीएम होगा। सिंपल, कहानी खत्म। देखो क्या कहा मैंने? उनका मल्टीपल, ठीक है ना। उनका जो मल्टीपल होगा, उनका जो गुणा होगा, वही एलसीएम होगा। कब? जब दो लगातार संख्याएं मिलेगी। हमारे को 5 मिला, ठीक है, हमारे को 6 मिला, 5 और 6 का गुणा कितना हुआ? 30 हुआ। कोई भी दो नंबर सोच लो आप मन से, जैसे यहाँ 3, 4 लिखा है, 2 और 3 लिखा है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। तो जब दो लगातार संख्याएं मिल जाए तो एलसीएम निकालना बहुत सरल होता है।
इसका आपको ऐसे फायदा भी होता है। कैसे, देखो जरा ध्यान से, ऐसे लिखा है 2/3, ठीक है, प्लस 3/4 लिखा है बिल्कुल। अब ये दो लगातार संख्या है ना, बिल्कुल है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 8 आएगा, बिल्कुल सर। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 9 आएगा सर, बिल्कुल। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। 9 8 17, 17/12 रिजल्ट आया। तो सर बाकी में ऐसा नहीं कर सकते क्या? बाकियों में भी ऐसा कर सकते हो। तो सर फर्क क्या है, वो भी सुन लो। देखो जरा ध्यान से, अगर यहाँ होता 3/6, सॉरी 3/6 तो 5/6, ठीक है, और प्लस में लिखा होता 7/8, लिख दिया बिल्कुल। 8 को 5 से गुणा किया 40 आ गया, 7 को 6 से गुणा किया 42 आ गया, और आपस में गुणा किया तो 48 आ गया, बिल्कुल आ गया। तो जो आप इसमें काम कर सकते हो इसमें भी कर सकते हैं। इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, ऊपर 82 आ गया, नीचे 48 आ गया। लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आंसर इसका सिंपल फॉर्मेट आएगा, ठीक है। अगर वो नहीं कटने वाली संख्याएं होती, ये दोनों आपस में नहीं कटने वाली संख्याएं होती, बात समझ में आ रही? ये दोनों आपस में नहीं कटने वाली संख्याएं होती तब तो आंसर सीधा आ जाता। लेकिन ये 6 और 8 आपस में कट रहा है, आपस में सिंपल होता है, ठीक है। इनमें एक कॉमन फैक्टर है। आ रही बात समझ में? तो उस कंडीशन में आंसर कैसे आएगा? इसको और काटना पड़ेगा। इसे आप 2 से काटोगे तो 41 बार कटेगा, इसे आप 2 से काटोगे तो 24 बार कटेगा। ये कहानी। फिलहाल इस बात को लेके घबराना नहीं है, ज्यादा नहीं सोचना है, टेंशन नहीं लेनी है। कुछ ये मैंने पिछले भाग में भी सिखाया था, उसको भी फॉलो करना है। कुछ यहाँ नई चीजें चल रही है, एलसीएम सिखा रहा हूँ तो एलसीएम में भी सिखा रहा हूँ। अब आप एलसीएम निकाल रहे हो दो को प्राइम फैक्टर्स का, उनका भी मल्टीपल होगा। ये को प्राइम फैक्टर क्या होता है सर? ठीक है ना, को प्राइम फैक्टर किसको बोलते हैं या को प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? तो सुन लो जरा ध्यान से। ऐसे नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। ये तो आपके आम बोलचाल की भाषा में, मैथ्स की भाषा में क्या है, जिनमें कॉमन एक हो। कॉमन एक मतलब जो आपस में कटे नहीं, आपस में नहीं कटने वाली संख्या है, आपस में नहीं कटने वाली संख्या है। जो आपस में नहीं कटने वाली संख्याएं हैं उनको आप कहते हो को प्राइम फैक्टर्स या को प्राइम नंबर्स। और उनका एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करते हो? उनका मल्टीप्लाई करते हो, है ना। क्या करते हो? उनका गुणा ही उनका एलसीएम होता है, ठीक है। को प्राइम फैक्टर होते हैं, उनमें कॉमन कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होने का मतलब एक कॉमन होता है। उनमें कॉमन क्या होता है? कॉमन एक होता है, ठीक है ना। ये सवाल भी आपका एसएससी में 2-3 बार पूछा गया है। दो आपको वो सीधा पूछते हैं कि दो को प्राइम फैक्टर्स, दो नंबर है जो को प्राइम है आपस में, दो नंबर है जो आपस में को प्राइम है, सह अभाज्य है हिंदी में। दो नंबर है जो आपस में को प्राइम है या सह अभाज्य है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका क्या होगा? 1 होगा। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसको आप एचसीएफ बोलते हो, है ना। बिल्कुल। आपस में नहीं कटने का मतलब है कि आपस में सिंपल नहीं होंगे, है ना। उनका वही सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, और ज्यादा सिंपल नहीं होंगे वो आपस में, ठीक है। जैसे कि 5 और 12 आपस में कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे हैं। दो ऐसे नंबर जो आपस में नहीं कटेंगे, उनका मल्टीप्लाई करोगे, वही इनका क्या होगा? वही उनका एलसीएम होगा। सर हम क्या सीख रहे हैं? हम छोटी छोटी बातें याद कर रहे हैं, ताकि जब हम एचसीएफ एलसीएम पढ़ोगे तो हमें लगेगा हमें बहुत सारी चीजें आती है। एलसीएम कैसे आया, एलसीएम क्या होता है, छोटे छोटे नंबर्स का एलसीएम कैसे निकालते हैं, प्लस हम जोड़ बाकी गुणा भाग के सवाल करेंगे, वहां पर एलसीएम में कैसे एलसीएम निकाल लेंगे हम जल्दी से। जब हम भिन्नों को जोड़ेंगे, भिन्नों को घटाएंगे, जो हमारे सवाल के बीच बीच में आएगी, जब हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे वहां पर आएगी, ठीक है ना। तो वहां पर हमें छोटी छोटी चीजें पता होगी, हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब दो ऐसे नंबर है जो आपस में कटते हैं, जैसे 4 और 6 लिखा है, इनका एलसीएम ढूंढना है। 4 के पाड़े में 6 आता है क्या? सर नहीं आता है। तो इस बड़े वाले को आगे बढ़ाओ, 6 दूनी 12, 12 आता है क्या? आता है, तो 12 एलसीएम है। कहानी समझ गया? मैंने क्या कहा था? एलसीएम या तो सबसे बड़ा नंबर होगा या सबसे बड़े नंबर को आगे बढ़ाने पर आएगा। जैसे देखो 6 और 8 लिखा हुआ है,
तो 6 के पहाड़े में 8 आता है क्या सर? नहीं आता है। तो 8 को आगे बढ़ाओ, 8 दूनी 16, 16 आता है क्या? नहीं आता सर। और आगे बढ़ो, 8 तिया 24, 24 आता है क्या? आता है। तो 24 क्या है? 24 एलसीएम है ना। ऐसे आप नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हो। ठीक है, जल्दी जल्दी। 12 और 18 आगे बढ़ो। 18, 12 के पहाड़े में 18 आता नहीं आता है। 18 दूना 36, 36 आता है। 12 के पहाड़े में 36 आता है। 36 क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब ये बात अलग है कि किसी बच्चे ने कोर्स लिया है, पढ़ भी रहा है, एग्जाम का फॉर्म भी भरा है उसने, कोर्स भी लिया है, पढ़ भी लिया है, एग्जाम का फॉर्म भी भरा है, लेकिन उस महोदय ने, उस महानों ने पहाड़े नहीं याद किए अभी तक 20 तक के। तो अब नहीं याद किए तो भाई हम क्या कर सकते हैं ना, फिर तो प्रभु श्री हरि ही मालिक है ना। याद किए हैं तो ये आपके सामने है। ठीक है, तो कोई नहीं, अभी याद कर लो। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, आपने अगर मूर्खता करी उसको बचाओ, अभी याद कर लो। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, यहाँ आपको एलसीएम निकालना है, और कैसे निकालना ध्यान से सुनिएगा। एलसीएम में आपको क्या करना है, जब आपके सामने नंबर इस तरह से तोड़ के लिख दिया जाए, तोड़ के लिखने का मतलब है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखना। प्राइम फैक्टर सबसे छोटे टुकड़े, इससे छोटे टुकड़े नहीं हो सकते। 2 से छोटा टुकड़ा, 3 से छोटा टुकड़ा, 5 से छोटा टुकड़ा नहीं हो सकता। और तोड़ सकते हो क्या इनको? नहीं। ये कहां से आया होगा? हमने किसी नंबर को ऐसे लिखा होगा, ठीक है ना। जैसे ये 90 है, ठीक है, कहां से आया ये? अब एग्जामिनर ने सवाल यही दिया, और ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है, पता आपको। एग्जामिनर ने यहाँ 90 नहीं दिया, वो चाहता है आप आगे का काम करो। हो सकता था वो आपको 90 देता। अभी आया कहां से वो समझा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनो। आपको 90 या 90 दिया है, क्या कहानी है? ठीक है ना। कहानी है भाई, आप 2 लिखा 45 बार गया, ठीक है सर। आपने 3 लिखा 15 बार गया, ठीक है सर। फिर आपने 3 लिखा 5 बार गया, बिल्कुल सर। आपने 5 लिखा 1 बार गया, आ गया। 2 कितनी बार आया? 2 1 बार आया, ठीक है। 3 कितनी बार आया? 3 2 बार आया, ठीक है। 5 कितनी बार आया? 5 1 बार आया। ये आपने 90 को तोड़ के लिखा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। हिंदी में क्या बोलते हैं आप? अभाज्य गुणनखंड। और अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, बिल्कुल सर। अब यहां हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो हमें एलसीएम निकालने के लिए यहाँ क्या करना होता है उसको ध्यान से सुनना है। तो एलसीएम का नियम है भाई, एलसीएम का नियम है सब ले लो, किसी को नहीं छोड़ना है। जो भी टुकड़ा दिखे, 2 दिखे, 3 दिखे, 5 दिखे, 7 दिखे, चाहे जरूरी नहीं है, देखो कोई चीज 2 इसमें नहीं है, इसमें है, ले लो, लेकिन लेना अधिकतम है। लेना क्या है? अधिकतम है। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है सर। सर 2 दिख रहा है, और कहां दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। ज्यादा कहां दिख रहा है? 2 की घात 2, तो आपने 2 की घात 2 ले लिया एलसीएम के रूप में, ठीक है सर। 3 दिख रहा है सर, यहाँ 3 1 बार दिख रहा है, यहाँ 3 4 बार दिख रहा है, 3 4 बार ले लिया सर। 5 दिख रहा है सर, 5 कितनी बार दिख रहा है भाई? 5 1 बार ही दिख रहा है सर अधिकतम, तो 5 1 बार ले लिया। 7 दिख रहा है सर, 7 अधिकतम कितनी बार दिख रहा है? 1 बार दिख रहा है, तो 1 बार ले लिया। मतलब समझे, सबको लेना है, और ज्यादा घात वाला लेना है, ज्यादा पावर वाला लेना है। पावर मतलब समझ गए ना, ऊपर घात के रूप में लिखा है, ये कहानी है। ठीक है, अगर आपने सबको लिया और ज्यादा घात वाला लिया, ये रिजल्ट मिला। अब 2 की घात 2 4 हो गया, बिल्कुल हो गया सर। और 3 की घात 4 81 हो गया, ठीक है। और 7 × 5 35 हो गया। 35 × 70 140, 140, और 140 को आप 81 से गुणा कर दो। अब अगर आपको पहाड़ा याद है तो देखो 0 और 14 एकम 14, ठीक है ना। हासिल का कितना लग गया? हासिल का लग गया 1, 14 8, 14 6 84, 14 7 98, 14 8 112, 112 और 1 कितना हो गया? 113। ये लीजिए 113। तो आंसर क्या है आपका? 11340। देख लो, ये आया। समझ गए? ये कहानी है, ये लीजिए। जब 2 लगातार संख्याएं हो उनका गुणा कर दो एलसीएम है। जब 2 नहीं कटने वाली संख्याएं हो उनका गुणा कर दो एलसीएम है। जब 2 ऐसी संख्याएं जो आपस में कटती हो तो बड़ी संख्या को आगे बढ़ाकर एलसीएम निकाल दो। आगे बात समझ में। और संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हो तो ऐसे फैक्टर करके सब ले लो और बड़े बड़े लेने। अब 2 की घात 2 ले लिया तो इसको लेने की जरूरत नहीं। सब लेने का मतलब क्या हो गया? सब आ जाने चाहिए। 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो सब पहले तो सब आने चाहिए। ज्यादा ज्यादा कहाँ है? वहां से आने चाहिए। बस सिंपल, ये आपका एलसीएम निकालने का तरीका हो गया। एलसीएम की कहानी
बेसिक की कहानी खत्म। अब आ जाती है आपकी डिविजिबिलिटी। अब बहुत सारे बच्चों ने तो मुझसे डिविजिबिलिटी पढ़ ली है, नंबर सिस्टम के अंदर मैंने डिविजिबिलिटी पढ़ाई थी, तो वहाँ डिविजिबिलिटी पढ़ ली है। लेकिन जो बच्चे केवल बेसिक ही पढ़ रहे हैं मेरे से, ठीक है, कोर्स नहीं पढ़ रहे हैं, उनको बाध्यता के नियम आने बहुत जरूरी है। कौन सी संख्या किस संख्या से कटती है वो पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हाँ तो देखो अब तुम्हारे क्वेश्चन अब जाके पूरा आया है, अभी उस क्वेश्चन को सोल्व करते हो कैसे आंसर आता बताओ, है ना। अब 3, 5, 8 तो आपस में कटते नहीं है आपके, ठीक है ना। 8 पंजा 40, 120, 120 ही एलसीएम होगा आपका इसका, ठीक है ना। 8 या 24 पंजा 120, 120 इधर एलसीएम आ जाएगा, तो उधर 60 से बड़ी आसानी से कट जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाए हुए रखना, लास्ट में करेंगे। पहले डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स है वो मैं 5 से 7 मिनट में सब बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि मैंने संख्या पद्धति जिन्होंने मेरे से पढ़ा है, या कुछ संख्या पद्धति में मेरे से जिन्होंने पढ़ा है, उनको तो मैंने डिविजिबिलिटी रूल सिखाया है। अब देखो भाज्य या यौगिक संख्याएं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं क्या होती है, जो संख्याएं किसी से कटे, एक और खुद के अलावा। जैसे मैं अगर लिखना शुरू करूंगा, अच्छा ये जो भाज्य संख्याएं हैं ये प्राकृत संख्याओं में आती है, नेचुरल नंबर में आती है। नेचुरल नंबर मतलब हमारी गिनती जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। पहली बात तो ये भाज्य संख्याएं जो है कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट कह दो, कंपोजिट नंबर जो है वो 1 से लेकर अनंत तक होते हैं। प्रारंभ 1 से लेकर अनंत तक होते हैं, मतलब 1 से लेकर अनंत तक नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्या होती है, उसके अंदर ये होते हैं। अब पहला कंपोजिट नंबर कौन सा है, ध्यान से देखो। एक ना भाज्य है ना ही अभाज्य है, इसकी बात अभी नहीं करेंगे। दो अभाज्य है, प्राइम है। अभाज्य को अंग्रेजी में प्राइम कहते हैं, कंपोजिट नहीं है। क्यों? कि 2 1 से कटता है और 2 से कटता है, तो 1 से तो सभी कटेंगे और खुद से तो सभी कटेंगे, इसके अलावा भी किसी से कटना चाहिए। 3 भी नहीं है, 3 1 से कटता है और खुद से कटता है। 4 देखो, 4 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। एक और खुद के अलावा भी किसी से कटने वाला नंबर होता है, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। अंग्रेजी में से हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक है सर, यहां तक की कहानी समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब इसके आगे की कहानी क्या है, ध्यान से सुनो। इसके आगे की कहानी यह है कि कैसे पता चलेगा कौन सी संख्या किससे कटेगी। 2 से कौन सी संख्या कटेगी? जिसका इकाई का अंक, जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो। जिसका इकाई का अंक क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। मतलब दुनिया का कोई भी नंबर जिसका इकाई का अंक, जिसका यूनिट डिजिट, यहाँ जो लिखा होगा सबसे लास्ट में जो लिखा होगा, वैसे तो ये फर्स्ट होता है। जब आप गणित की बात करते हो तो गणित में आप नंबर को ऐसे पढ़ते हो, ध्यान से सुनना। अब कोई ऐसा बच्चा है जो 9th 10th में और ये वीडियो देख रहा है, मान लो कोई बच्चा 9th और 10th क्लास में ही है और ये वीडियो देख रहा है, या कोई बच्चा 6th और 7th क्लास का और ये वीडियो देख रहा है, तो उसके जीवन के कॉन्सेप्ट इतने तगड़े हो जाने वाले हैं अगर उसको ये समझ में आ जाए तो। ये समझ में क्षमता के अनुसार आएंगे, ठीक है। मान लो उसको स्कूल में इस लेवल की पढ़ाई भी नहीं मिल रही है, कई कारण हो सकते हैं, कई मजबूरियां हो सकती है, ठीक है ना। जैसे पेरेंट्स की पहली मजबूरी है आपको खाना खिलाना। अब वो आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन वाला खाना, बहुत महंगा खाना, बहुत रिच कंटेंट वाला खाना, काजू बादाम वाला खाना खिला पाए नहीं खिला पाए जरूरी नहीं, उनकी जिम्मेदारी है आपको खाना खिलाए, ठीक है। सेम टू सेम कहानी बनती है स्कूल के अंदर भी। स्कूल वालों की जिम्मेदारी बनती है आपको शिक्षित करें, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएं। उसमें प्रकृति के अनुसार, वातावरण के अनुसार कई कमियां रह सकती है, तो उस वजह से भी कई बच्चों की मैथ्स कमजोर हो जाती है, ठीक है ना। ये कहानी है, ये चलती है, जीवन में चलती आएगी। अब देखो, ये जो सबसे, इसको फर्स्ट नंबर बोलते हैं वैसे तो, लेकिन अपने आम बोलचाल के हिसाब से हम कह देते हैं सबसे लास्ट में। और सही बोलना है तो आप इसे बोलो इकाई का अंक या यूनिट डिजिट। हिंदी में आप बोलो इसे इकाई का अंक या यूनिट डिजिट। अब इकाई का अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो संख्या 2 से भाज्य है। एक्चुअली नियम ये है, 0 होने का मतलब ये है कि इकाई का अंक 2 से भाज्य होना चाहिए। और लास्ट में लिखा 0 0 नहीं होता, लास्ट में लिखा 0 10 होता है। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 लिखा है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 0 नहीं है, ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में 10 है। कहानी ये है कुल मिला के, इसलिए ये 2 से कटा। तो इकाई अंक अगर 2 से भाज्य है, यूनिट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है, तो नंबर 2 से डिविजिबल है। सिंपल रूल, ठीक है।
4 की बाध्यता का क्या नियम है? लास्ट के 2 देखने हैं। 8 की बाध्यता के लिए क्या देखने हैं? लास्ट के 3 नंबर देखने हैं। 16 के लिए लास्ट के 4 देखने हैं। 32 के लिए लास्ट के 5 देखने हैं। अब याद करो, जब मैंने शुरू किया था तो मैंने आपको 2 की पावर्स लिखाई थी, यहाँ काम आएगी। 4 कैसे बनता है? 4 बनता है 2 की घात 2 से। तो कोई संख्या 2 से भाज्य होगी या नहीं होगी, इसके लिए उसके लास्ट के 2 नंबर देखोगे। इस बात से, इससे इसका फॉर्मेशन होता है, नंबर का फॉर्मेशन, नंबर का संगठन जो बनता है, संख्या खुद कैसे बनती है, या इनडायरेक्टली कह सकते हो संख्या खुद पैदा कैसे हुई है, वो राज इसमें छुपा हुआ है। उसको बाद में सीखेंगे, आप ये सीखो 4 कैसे बना, 2 की घात 2 से बना। तो 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 नंबर देखोगे। जैसे मैंने कोई एक संख्या लिख दी है, अब मैंने एक संख्या लिख दी है, इसके लास्ट के 2 नंबर कौन है? 20 है। तो ये संख्या 4 से डिविजिबल होगी, 4 से भाज्य होगी। मतलब आपको पूरी संख्या देखने की जरूरत नहीं है। भाज्यता के नियम का मतलब यही है कि हम बिना भाग दिए पता कर ले कि कौन सा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली डिविजिबल मतलब भाग देने पर शेष पर 0 आना चाहिए। भाज्यता का मतलब क्या है? डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? भाज्यता या डिविजिबिलिटी का मतलब क्या है? मतलब ये है कि सर यहाँ मान लो 4 लिखा है, यहाँ 24 लिखा है, बिल्कुल लिखा है। भाग दोगे तो 6 बार जाएगा, बिल्कुल जाएगा। यहाँ जो बचेगा इसको शेषफल या रिमाइंडर कहते हो। ये शेषफल या रिमाइंडर जो है ये 0 होगा। शेषफल या रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। इसका मतलब है कि भाज्य है, पूर्णतया भाज्य है, कंप्लीटली डिविजिबल है। ये भाज्यता का मतलब है। लेकिन हमने भाग देके नहीं देखा, ये इतना बड़ा नंबर है, हमने भाग देके नहीं देखा, हमने डिविजिबिलिटी रूल से देखा। 4 कहता है भाई भाग करके मत देखो, लास्ट के 2 नंबर देख लो। अगर लास्ट के 2 नंबर में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो जब आप भाग दोगे तो यूं नहीं है कि लास्ट में 20 लिखा हुआ है, या लास्ट के 2 नंबर 20 लिखा है और बटा में 4 लिखा है और तुम काट के लिख दो, लो भाई 5 आ गया। अरे इसको काटोगे तो 5 आएगा क्या? नहीं नहीं, हमें पता चल रहा है बस कि लास्ट के 2 नंबर यहाँ 20 है, इसका मतलब 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यहाँ लास्ट के 2 नंबर 18 है, इसका मतलब 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है, ये 4 से डिविजिबल है। देखो डिविजिबिलिटी थोड़ी जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, वैसे तो डिविजिबिलिटी बहुत आराम आराम से मैंने सिखाई है। जो मैंने क्लास ली है संख्या पत्ती वाली, नंबर सिस्टम वाली, उसमें मैंने डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे से धीरे धीरे सिखाई है। नंबर सिस्टम में मैंने 10 क्लास ले ली है, अभी 2 और लूंगा। सर इतने बड़े बड़े चैप्टर्स होंगे क्या? नंबर सिस्टम, अरे पूरी गणित जो है वहीं से बन रही है, पूरी गणित समझ लो वहीं से बन रही है, इसलिए इसको सीखना है ऐसे। समझ गए? यहाँ अभी देखो लास्ट में सर्च इंडिसेस पढ़ाऊंगा, कोई यहाँ से भाग जाएगा, वीडियो पूरा नहीं देखेगा, वो पछताएगा। सारी बात समझ में? अभी सर्च इंडिसेस के बारे में बताऊंगा इसके लास्ट में। ठीक है सर। 8 की भाज्यता क्या है सर? ठीक है, 8 की भाज्यता क्या है सर? 8 की डिविजिबिलिटी क्या है? 8 का फॉर्मेशन कैसे हुआ? 2 की घात 3 से हुआ। याद है शुरू में सिखाया था। लास्ट के 3 नंबर देखोगे, कोई भी नंबर अपने पास लिखा होगा उसके लास्ट के 3 नंबर देखोगे। जैसे यहाँ 120 लिखा है, 120 में 8 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है सर, पूरा पूरा। इसका नंबर 8 से डिविजिबल है। यहाँ एक बात ध्यान रखना कि लास्ट में अगर 3 जीरो लिखे हुए हो तो 8 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे यहाँ 0 0 0 लिखा है, क्योंकि लास्ट के 3 जीरो 0 नहीं है, लास्ट के 3 जीरो क्या है? 1000 है, और 1000 में 8 का भाग कितनी बार जाता है? 125 बार जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। प्रिया पाल जी, ये बेसिक की क्लास चल रही है, ठीक है? कुछ इसकी लाइव होगी बेसिक की क्लास, तो कुछ रिकॉर्डेड होगी। और आप ये सोच लो कि 1-2 दिन बाद आपका नया सिलेबस शुरू हो जाएगा 0 लेवल से। जिन लोगों ने जो चैप्टर कर लिए हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, नहीं किए तो नए सिलेबस में वो चैप्टर पहले आएंगे जो उन्होंने नहीं किए, तो उनके वापस हो जाएंगे। उनके पहली बार, किसी के पहली बार तो किसी के रिवीजन। क्योंकि देखो कोर्स तो बेसिक लेवल का 3 से 4 महीने में हो जाएगा, किसी का और छोटा है तो 2 महीने में हो जाएगा। वैलिडिटी आपके पास ज्यादा है तो फिर वही वापस घूम घूम के चलेगा, उसको बार बार पढ़ो। ठीक है, और हर बार एग्जाम्पल और क्वेश्चन चेंज करते हैं ताकि आपको थोड़ा आनंद तो बना हुआ रहे। ये 8 से भाज्य संख्याएं छाट लेना, या 4 से भाज्य संख्याएं छाट लेना, लास्ट के 3 चेक करके। हाँ, अब सेम टू सेम 8 की तरह 2 की घात 4 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे। अब आप बात करो 5 की भाज्यता का कैसे पता करते हैं। 5 की भाज्यता में अपने को क्या पढ़ना है उसको ध्यान से सुन लो। अपने को पढ़ना है 5 को, 25 को, 125 को, 625 को अपने को नहीं पढ़ना है। ठीक है,
कौन सा नंबर 5 से कटेगा? जिसका यूनिट डिजिट 0 या 5 होगा, जिसके लास्ट में 0 या 5 लिखा होगा 5 से कटेगा। कहानी खत्म। 5 की बाध्यता। 25 की बाध्यता क्या है? जिसके लास्ट के 2 अंक, देखो 25 का फॉर्मेशन 5 की घात 2 से हुआ है, तो 25 की बाध्यता क्या है? लास्ट के 2 अंकों में 25 का भाग जाना चाहिए। तो लास्ट के 2 अंक अगर 25 लिखे हैं, 50 लिखे हैं, 75 लिखे हैं और 00 लिखे हैं, ये 4 ही संभावनाएं। अगर कोई ऐसा नंबर है, पहली बात तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 25 की बाध्यता का नियम क्या है? कोई नंबर 25 से कटेगा कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से सुनो, ये आपका 25 लिखा है बिल्कुल। 25 को आप कहते हो 5 की घात 2, कहते हो, बिल्कुल कहते हो। लास्ट 2 डिजिट देखने हैं, वैसे तो ये फर्स्ट 2 डिजिट है, ठीक है ना। कोई नंबर के लास्ट 2 डिजिट देखने हैं, उनमें 25 का भाग जाना चाहिए। तो उनमें 25 का भाग कब जाएगा? जब लास्ट में 25 लिखा है तो जाएगा, लास्ट में 50 लिखा है तो जाएगा, लास्ट में 75 लिखा है तो जाएगा, और लास्ट में 00 लिखा है तो जाएगा, क्योंकि लास्ट का 0 0 0 नहीं होता, 100 होता है। तो बस ये 25 की डिविजिबिलिटी खत्म। इनको याद रखिएगा। 125 मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। 125 की बाध्यता का नियम। 125 बना कैसे? 5 की घात 3 से बना बिल्कुल। लास्ट के 3 डिजिट देखने, लास्ट के 3 डिजिट में 25 का भाग, देखो ये लास्ट 3 डिजिट नहीं होते हैं, फर्स्ट 3 डिजिट होते हैं, लेकिन मैंने कह दिया है आम बोलचाल की भाषा के अनुसार लास्ट के 3 डिजिट में 125 का भाग जाना चाहिए। अब इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान के लिए मैं थोड़े से शॉर्टकट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लास्ट में या तो 125 लिखा होगा, ठीक है सर। 125 का डबल कर लो 250, ठीक है। 250 का डबल 500, ठीक है। 500 में 250 जोड़ो 750, ठीक है। और 1000 को आप 000 लिखोगे। 5 तो ये हो गए। अब इनके बीच में कुछ और है, इसमें 125 जोड़ो 375, इसमें 125 जोड़ो 625, और इसमें 125 जोड़ो 875। इसको आप 2-3 बार लिख के याद कर लीजिए। ये 8 संख्याएं आपके सामने लिखी हुई है। ये 8 संख्याएं, ये 8 अगर आपको लास्ट में दिख जाए तो उस संख्या में 125 का भाग पूरा पूरा जाएगा। याद रखना, बहुत काम आएगी। हो सकता है डायरेक्ट सवाल मिल जाए, है ना। हो सकता है डायरेक्ट सवाल मिल जाए बेसिक लेवल के एग्जाम में। और मैंने जब इंपॉर्टेंट बोला है किसी चीज को, तो ये भी याद रखना, बोलते हैं वो काम आती है चीजें, है ना। मुझे तो ये सब आता है सर, तो उसके ऊपर का पढ़ो। मेरा ही पढ़ाया हुआ कोर्स में, और मैथ्स आती है तो मैथ्स फाउंडेशन बेस लेके पढ़ो, उसमें दुनिया भर की मैथ्स पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़िया। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है? कोई नंबर 3 से कटेगा या नहीं कटेगा कैसे पता चलेगा? सम ऑफ डिजिट करेंगे, अंकों का योग करेंगे। क्या कहा मैंने? सम ऑफ डिजिट करेंगे, अंकों का योग करेंगे। अंकों का योग करने के 2 तरीके हैं, उसको ध्यान से सुन लो। अगर छोटा नंबर है, जैसे 1 2 3 लिखा है, 123 एक संख्या लिखी है, 1 2 3 123, ये 3 से डिविजिबल है क्या? तो आप ऐसे कर सकते हो, सम ऑफ डिजिट कर सकते हो। 1 + 2 + 3 कितना आया? 6 आया। 6 आता है 3 की टेबल में, आता है तो 3 से कटेगा। तो संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो तो संख्या 3 से भाज्य होगी, बिल्कुल होगी सर। अब दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखना। नंबर बड़ा लिखा है, यहाँ लिखा है जैसे 3 4 5 6 7 2 3। अब बड़ी संख्या लिखनी है, लिखी हुई, तो आपको क्या दिमाग लगाना है? 3 के बारे में आता है, हटा दो। 3 के बारे में आता है, हटा दो। 3 के बारे में आता है, हटा दो। अब जोड़ जोड़ के हटाओ। 7 और 2 9 आता है, बिल्कुल आता है। 4 और 5 9 आता है, बिल्कुल आता है। सब कट गए। आप जोड़ते गए और 3 के बारे वाली संख्या को हटाते गए। 3 के बारे वाली संख्या 3 थी, 6 थी, 9 था, 12 था, 15 था, तो ये 3 से भाज्य है। इसको चेक करो। 4 और 2 6 हटा दिया, 9 हटा दिया, 3 हटा दिया, अब 7 और 1 8 बचा। 8 तो 3 के बारे में नहीं आता, नहीं है, ये 3 से भाज्य नहीं, समझे? ये नहीं है और ये है, ये कहानी। तो जैसे आपने 3 की भाज्यता देखी है ना, वैसे वैसे सेम आपके क्या होती है? 9 की भाज्यता होती है। इसमें भी आप क्या करते हो? अंकों का योग ही करते हो। 9 में भी क्या करते हो? 9 में भी अंकों का योग ही करते हो। यार अंकों का योग नहीं करते हो, या तो अंकों का योग कर लो जैसे यहाँ किया हुआ है, और नहीं करते हो तो 9 बना बना के गायब करो। जैसे यहाँ लिखा है 7 2 9 4, 7 2 9 4 3 1 2 8। देखो, जहाँ मैंने डिविजिबिलिटी रूल क्लास में जो सिखाए हैं आपको संख्या पत्ती चैप्टर में, वहां बड़े आराम से 2 दिन में सिखाए हैं, और उसके प्रश्न भी कराए मैंने साथ के साथ में। देखना, उसके क्वेश्चंस भी कराए मैंने 15-20 आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ मैं आपको बेसिक के हिसाब से मोटा मोटा सिखा रहा हूँ, ताकि वो जब पढ़ो तब ये याद रहे, काम हो जाएगा। भाई हम ये बेसिक मैथ्स का सिलेबस क्यों कर रहे हैं?
कि सर जब मैथ्स पढ़ूं तो मैथ्स समझ में आ जाए, तो मैथ्स समझ में ही नहीं आ रही मेरे को। तो हम बेसिक मैथ्स का सिलेबस ही इसीलिए कर रहे हैं कि जब आप मैथ्स पढ़ो तो आपको मैथ्स समझ में आ जाए। कहानी यही है ना, तो आ जाएगी समझ में, इसको सीख लो पहले। आप 9 की भाज्यता के बारे में बात कर रहे हो, अंकों का योग है, सम ऑफ डिजिट है, इनको ऐड करना है। ऐसा कब कब कर रहे हो? फिलहाल तो आप 3 और 9 के लिए कर रहे हो, अभी तक तो आपका जीवन यही तक सीमित है। 9 गया, 7 और 2 9 गया, 8 और 1 9 गया, 4 3 7 8 9 सब गया, इसका मतलब 9 से भाज्य है। ठीक है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आगे जाके जो 9 की डिविजिबिलिटी से उत्तर आएंगे, जहाँ पे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी अपने को, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा? बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपको करनी ही नहीं पड़ेगी। अलग अलग चैप्टर में, समय और दूरी में, समय और कार्य में, मैंचुरेशन में, ठीक है ना, वहां पर। हाँ, 11 की भाज्यता का नियम। 11 के लिए आप क्या करते हो? एक छोड़ के नंबर्स को ऐड करते हो। ठीक है, भाज्यता की कहानी यहीं पे खत्म कर दूंगा, लेकिन अभी आपको मैं सर्ट्स और इंडिसेस के बारे में सिखाऊंगा। तो जो बच्चा पूरी पीडीएफ खोल के नहीं देखेगा, सोचेगा मुझे तो भाज्यता आता है, वो थोड़ा नुकसान में रह सकता है। इसलिए सर्ट्स एंड इंडिसेस के बाद आराम से सीखना। ये लिखा देखो, 7 2 0 3 और 9। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर। ऊपर ऊपर वालों को जोड़ दो भाई, 9 और 7 16। अब नीचे नीचे वालों को जोड़ दो, 3 हो तो 5। इनका डिफरेंस देखो, इनका अंतर देखो, एक ऊपर ले गए एक नीचे ले गए, एक ऊपर ले गए नीचे ले गए, एक ऊपर ले गए। ऊपर ऊपर वालों को ऊपर जोड़ दिया, 7 को 0 को 9 को ऊपर जोड़ दिया, 2 और 3 को नीचे जोड़ दिया। इसको कहते हैं एकांतर क्रम में जोड़ना या एकांतर संख्याओं को जोड़ना, एकांतर क्रम में लिखी गई संख्याओं को जोड़ना। आपने एकांतर क्रम में लिखी गई संख्याओं को जोड़ा है? बिल्कुल जोड़ा है। आज की स्पेशल बात बताओ, क्लास की क्या है? आज की क्लास में और रोज होने वाली क्लास में डिफरेंस क्या है वो बताओ तुम मेरे को, अंतर क्या दिख रहा है वो बताओ। यहाँ 16 लिखा है, यहाँ 5 लिखा, क्या आ गया? 11 आ गया। क्या आ गया? 11 आ गया। आया 11? बिल्कुल सर 11 आया। ये डिफरेंस या तो 11 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, या 11 के पहाड़े वाला कोई होना चाहिए, तो संख्या 11 से भाज्य होगी, अन्यथा 11 से भाज्य नहीं होगी। एकांत क्रम में संख्याओं को कैसे जोड़ना? अल्टरनेट में नंबर्स जो लिखे उनको कैसे ऐड करना, समझ में आ गया? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इनका डिफरेंस आना चाहिए या तो 11 के पहाड़े वाला या 0, तो संख्या 11 से भाज्य होगी। जैसे यहाँ एक संख्या लिखी, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे लेके गए, ऊपर वालों को जोड़ा 10 आया, नीचे वालों को जोड़ा 10 आया। डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया 0, तो संख्या 11 से भाज्य है। डिविजिबिलिटी में फिलहाल आपको इतना ही सीखना है, ठीक है? ये अपने को डिविजिबिलिटी में यहाँ नहीं सीखना है, ये चैप्टर के अंदर सीखना है। इसको हटा देते हैं। हम आ जाते हैं सर्ट्स और इंडिसेस पे। सर्ट्स इंडिसेस 5 मिनट का ही बचा है। आज की क्लास समझ लो 5 मिनट की बची है, ठीक है? आज हमने कितनी सारी चीजें सीखी वो भी देखो आप। हाँ तो सीखी तो है, पर हमने बाध्यता थोड़ी जल्दी जल्दी सीख ली, क्योंकि वो बाध्यता बार बार आप सीखते हो, जगह जगह पढ़ते हो, तो फिर वो बोरिंग हो जाएगा। इस हिसाब से ये बात मैंने करी है। अब क्या है सर, सर्ट्स और इंडिसेस की बात कर रहे थे, वो क्या है? वो ये है, देखो मुझे एक बात बताओ, यहाँ लिखा है 2 की घात 3 लिखा है, इंटू यहाँ लिखा है 2 की घात 4, इसका रिजल्ट क्या आएगा? आपको 2 की घात 7। बहुत सिंपल है सर, इसमें क्या है? देखो सर, ये 3 बार गुणा में लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बिल्कुल, और ये 4 बार गुणा में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, तो टोटल कितनी बार हो गया? 7 बार हो गया। अब सोचो तो भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार लिखा है, तो टोटल 7 बार हुआ कि नहीं हुआ? तो टोटल 7 बार हो गया, बिल्कुल 2 की घात 7। इसमें क्या है सर? इसमें एक रूल छुपा हुआ है, उसको समझना है। इसमें एक रूल छुपा हुआ है, उसको समझना है। हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया, उत्तर सबको पता है बिना किसी रूल के। इसमें एक रूल छुपा हुआ है, उसको समझना है। वो रूल क्या है? ध्यान से देखो, समझो कहानी को। समझाओ सर, आप समझोगे हम समझ जाएंगे। अगर लिखा है 2 की पावर 1.5 इंटू 2 की पावर 0.5, इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 4। पहले तो क्वेश्चन मार्क लगा दो। आंसर कितना आया? 4 आया। अब ये 4 कैसे आया सर? अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या किया, 2 की घात 1.5, 2 की घात 0.5, तो ये जो घात में लिखा है, पावर में लिखा है, इनको ऐड कर दिया। तो 1.5 प्लस
0.5, तो 2 की पावर क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 की पावर 2 से रिजल्ट क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहां से यहां भी तो यही हुआ था सर, देखो तो आप, 2 था, यहाँ पावर 3 लिखी हुई थी, यहाँ पावर 4 लिखी थी, दोनों पावर को ऐड किया तो 2 की पावर 7 आई। यहाँ हमें ये बात सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ ये हमें सोचने की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि हम 2 को 1.5 बार नहीं लिख सकते थे, है ना। तो यहां से रूल क्या बना उस बात को ध्यान से सुनो, यहां से नियम क्या बना उसको ध्यान से समझो। अब ध्यान से सुनना, रूल क्या है, जब बेस सेम हो, क्या कहा मैंने, जब बेस सेम हो, आधार, इस संख्या को आधार कहोगे, इसको घात कहोगे। अब सुनना यार, रूल क्या है, रूल पहली चीज क्या आएगी, जब आधार समान हो, ठीक है सर, जब आधार समान हो, पहली बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई सर। संख्याएं गुणा हो रही हो, बीच में गुणा का निशान है, बिल्कुल, संख्याएं गुणा हो रही हो, दूसरी बात, आधार समान हो, ये आधार समान है और संख्याएं गुणा हो रही हो, तो घात जोड़ के लिखेंगे, तो घात क्या करेंगे, घात प्लस करेंगे, और कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। यहाँ आधार सेम है, संख्याएं गुणा हो रही है, तो घातें हमने जोड़ के लिख दी। यह आपका पहला नियम है जो बार बार काम आने वाला है, इसको आप बात को समझिएगा, ठीक है सर। अब ध्यान से देखो जरा क्या लिखा है, 3 की पावर 2.75 इंटू 3 की पावर 1.25, ठीक है, बिल्कुल सर। इसका क्या रिजल्ट होगा सर, तो देखो आधार सेम है, बिल्कुल है, संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही है, गुणा हो रही है, बिल्कुल हो रही है, तो पावर को ऐड कर दीजिए, ऐड कर दिया सर। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 1 3 1 4, 3 की घात 4, और 3 की घात 4 क्या होता है, 3 3 9 9 और 9 81, ये आपका आंसर आता है। एक बात ध्यान से समझिएगा, क्या सर 2 की घात 1.5 को और क्या लिख सकता हूं, 2 की घात 1.5 को मैं और क्या लिख सकता हूं, अब ये मत बोलना 1.4 को और क्या लिख सकता हूं, वो उसका रिजल्ट नहीं है, उसका जवाब नहीं है मेरे पास, इसका जवाब है सिर्फ, देखो एक तो घात पूरी है, 2 की घात 1 तो पूरी है, ठीक है, और 2 आधी है कि नहीं है। 1.5 के लिए मेरे पास छोटा सा जवाब आपका ये था, एक तो 2 एक बार पूरा लिखा हुआ है और ये आधा बार लिखा हुआ है, गुणा हुआ वापस जुड़ा तो 1.5 आया, बिल्कुल आया। इसको तो आप 2 ही कहोगे, बिल्कुल, और 2 की घात हाफ को क्या कहोगे, √2। ऐसा मैंने आपको पिछले क्लास में कहीं सिखाया है कि किसी की घात आधा लिखी हुई हो, 1/2 लिखी हो, तो उसका मतलब है इसके ऊपर रूट लगा देना है, समझे। तो ऐसा नहीं है कि इसका रिजल्ट नहीं आ सकता, इसका रिजल्ट आप निकाल सकते हो, है ना, बिल्कुल। क्या आपके सामने कोई लिख देवे कि 3 की घात 2.5, इसका रिजल्ट आप ये लिख सकते हो, 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 0.5। भाई जब आप शामिल कर सकते हो तो आप तोड़ भी सकते हो, वापस ऐड करने पे 2.5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, संख्या आधार समान है, गुणा हो रही है, तो जोड़ोगे तो यही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट 9 होगा, और ये आधा है, आधा होगा तो इसको क्या लिख सकते हो, √3, तो 9 √3 इसका आंसर है। बोलो समझ में आई बात। फिलहाल तो आपको सबसे पहली बात यहाँ सिखाई है, a की घात p है, ठीक है, गुणा a की घात q है, आधार समान है, बिल्कुल समान, तो घातें जुड़ जाएगी, तो a की घात क्या हो जाएगी, p + q हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपने साइड सिंथेसिस का पहला नियम सीखा। आपके पास सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, चैप्टर जब पढ़ेंगे, यहाँ से उतनी बातें सिखा रहा हूँ जो रोज रोज काम आ जाएगी, बीच बीच में जहाँ फंस सकते हो आप, ठीक है, बिल्कुल। अब हम भाग की बात कर रहे हैं, देखो 2 12 बार लिखा है, उदाहरण है ये, 2 12 बार लिखा है और 2 5 बार लिखा है, उत्तर आएगा 2 की घात 7। पहले तो सोचो कैसे आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 12 बार लिखा हुआ है, ठीक है, 2 × 2 × 2 × 5 बार लिखा हुआ है, तो 5 बार कट जाएगा, पीछे कितनी बार बचेगा, 7 बार बचेगा, बिल्कुल। तो ये तो हमने सीधा सोच लिया, ये तो हमने सीधा सोच लिया। अब इसी चीज को हम रूल्स के रूप में बात करें कि जब आधार समान हो, क्या है यहाँ पे, आधार समान है, आधार में लिखी संख्या समान है, बिल्कुल, आधार या बेस समान हो, पहली बात, ठीक है, और संख्याओं में भाग हो रहा हो, दूसरा रूल का दूसरा चीज, भाग हो रहा हो,
तो जो घात है, जो पावर है, वो आप माइनस करके लिखोगे, समझ गए। तो यहाँ नियम के अनुसार अगर काम करते हो तो 2 लिख दिया, आधार समान है बिल्कुल है, भाग हो रहा है तो घाटे घटा के लिख दो 12 - 5, 12 - 5 का क्या होगा 2 की घात 7। आई बात समझ में बिल्कुल। अब मैं आपसे कहूँ इसका रिजल्ट बताओ तो मुझे, 5 की घात 2 बटा 5 की घात 4, आधार समान है बिल्कुल समान है, घाते घटाओगे घटाओगे। अब देखो 2 में से 4 जाएगा तो 4 2 नहीं आएगा, 2 में से 4 जाएगा तो -2 आएगा, और घात अगर माइनस में हो तो आप उसे उल्टा कर दो, मतलब 1/5 की घात 2, 1/5 की घात 2 को 1/25 भी लिख सकते हो। ये तो हम यहीं से लिख देते सर। ये रूल्स के रूप में भी बातों को सीखो, बातें रूल्स के रूप में भी काम आएगी। ऐसी कहाँ काम आएगी सर? लो ऐसे यहाँ काम आएगी। यहाँ लिखा है 5 की घात लो 25, यहाँ लिखा है 25 की घात 1.75, और यहाँ लिखा है 25 की घात 1.25। पहले तो हम इसी का रिजल्ट बता दो, आप होगा से लिख दो आप 25 की घात 1.75 माइनस 1.25, तो रिजल्ट आया 25 की घात 0.5, और 0.5 को कहते हो आधा, तो 25 की घात आधा, और 25 की घात आधा को आप बोलोगे √25, और √25 का मान कितना होगा 5। अब देखो कुछ बातें पिछली क्लास की काम आई है, कुछ यहाँ आपने नहीं सीखी, आ रही बात समझ में। अब इसका उल्टा चलो, लिखा है 25 की घात 1.25, ठीक है सर, और बेटा में लिखा है 25 की घात 1.75। इस बार आप लिखोगे 25 की घात 1.25 माइनस 1.75। अब पिछली क्लास में बताया था छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाओगे और बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस का निशान आ जाएगा, 25 की घात माइनस की 0.5, तो इसे आप इस बार क्या लिखोगे सर? लिखना क्या है, माइनस में है नीचे ले जाओ प्लस हो जाएगी, 1/25 की घात 0.5, और 0.5 का मतलब क्या होता है आधा, और 25 की घात आधा का मतलब क्या होता है √25, और √25 का रिजल्ट क्या होगा 5 होगा, तो 1/5 आंसर आ गया इसका। अब कुछ पिछले भाग की बात काम आई और कुछ इस भाग की बात काम आई। तो फिलहाल तो आपको सर्ट्स एंड इंडिसेंस के जो रूल सीखने थे उसमें आपको 4 मेजर रूल सीखने हैं यहाँ पे इस क्लास के अंदर। 2 आपने सीखा, अगर नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और बेस सेम हो तो पावर ऐड कर देंगे, संख्याएं आधार समान है, संख्याएं आपस में गुणा हो रही तो घाते जोड़ देंगे, ठीक है, आधार समान है, संख्याएं आपस में भाग हो रही है तो घटा देंगे, घटाने पर अगर प्लस में आ जाता है ठीक है उसको आगे बढ़ो उत्तर आ जाएगा, माइनस में आता है उसको बट्टा में ले जाओ, नीचे माइनस है तो ऊपर लियो, ऊपर माइनस है नीचे लियो, जैसे कहीं पे यह लिखा हुआ है 25 की घात -2 5 की घात -3, तो उल्टा कर लो ना, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे। घात अगर माइनस में और आपको प्लस में करनी है तो रिजल्ट क्या है, अब देखो 5 की घात 3 ऊपर लियो प्लस में हो गई, बिल्कुल सर, अंश को हर में हर को अंश में, और 25 की घात 2 आप नीचे ले आए, ये लो प्लस में हो गया, ये आपका 5 × 5 × 5 हो गया, और ये आपका 5 × 5 × 5 × 5 हो गया, उत्तर आ गया 1/5, देख लेना आप। 25 × 25 लिखोगे उसको आप 5 × 5 × 5 × 5 लिखोगे, और ये 5 × 5 × 5 है, 3 बार कट जाएगा, 1 5 बच जाएगा, 1/5 रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है सर। यहाँ तो आधार समान था, हमने बात ही नहीं करी यहाँ पे आधार की, हमने कहाँ घटाया, हमने 3 में से 2 घटा के 1 लिखा है क्या, नहीं लिखा है, हमने लिखा ही नहीं वैसे, ठीक है ना, हमने तो यहाँ नियम समझा माइनस वाला, ठीक है। चलिए इसके बाद पिछले भाग में आपको एक बात सिखाई गई थी कि अगर रूट वाली संख्या एक जैसी होगी तो जुड़ेगी, लेकिन गुणा करते वक्त क्या होता है और भाग करते वक्त क्या होता है उसको ध्यान से सुनना। जोड़ बाकी आप पिछले भाग में सीख चुके हो, जोड़ बाकी मतलब योग करना और सब्ट्रैक्ट करना, घटाना, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आप पिछले भाग में सीख चुके हो। यहां आप सीखोगे मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब मल्टीप्लाई में आप क्या करोगे, सीधा मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप क्या लिख सकते हो, आप पूरा रूट एक साथ लिख दो, लिख दिया सर, और अंदर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको आप √6 लिख सकते हो। एडिशन में आप सीधा नहीं जोड़ सकते थे, आप उन्हीं को जोड़ सकते थे जो एक जैसे होते थे, एक जैसी टॉफी वाला नियम याद करना, ठीक है। ऐसे आप 2 नंबर, अच्छा यूं नहीं कि 2 × √3 लिखा हुआ है और तुम कह दो सर मैं तो ऐसे लिखूंगा इसको,
2 × 3 तो गलत हो जाएगा भाई, मैंने रूट वाले की बात करी है। अगर कहीं लिखा है आपके सामने 2√3, ठीक है, और आगे लिखा है आपके पास में 5√12, इसका रिजल्ट निकालना है। नॉर्मल को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा। रूट वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 × 12। 3 × 12 क्या हो गया भाई, √36 हो गया। और √36 का रिजल्ट क्या आएगा भाई, 6 आएगा। तो आप 6 को 10 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा भाई, 6 को 10 से गुणा करोगे तो 60 आ जाएगा। इसका रिजल्ट आया 60। समझे आप, ऐसे करना था आपको। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये काम आप भाग में भी कर सकते हो। कैसे, जैसे रूट का अगर 15 लिखा हुआ है और रूट का 3 लिखा हुआ है, तो आप पूरे के ऊपर रूट लगा दो, लगा दिया, और अंदर लिख दो 15/3, बिल्कुल। इनको आप कट कर दो, कितना आ गया, √5, ये √5 आंसर आ गया। आगे बात समझ में। जोड़ बाकी में आप ऐसा नहीं कर सकते थे, वहां तरीका बताया था आपको कैसे जोड़ना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, लेकिन गुणा कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, आप ये काम उसमें कर सकते हो, ठीक है ना। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ऐसा कर सकते हो। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है √27/17, आप ऐसे लिख सकते हो, √27/√17। आप अलग कर सकते हो इनको, आप इनको एक कर सकते हो, आप इनको अलग कर सकते हो। यहाँ पे आपने इनको एक कर दिया, रूट लगा हुआ था, पूरे के ऊपर रूट लगा दिया। यहाँ पूरे एक थे, आप इनको अलग कर सकते हो। बस ये चीजें, छोटी छोटी चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी थी, रोज काम आएगी कैलकुलेशन करते वक्त। आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी है, कम समय में सीखी है। डिविजिबिलिटी थोड़ा जल्दी जल्दी सीख लेंगे, वो संख्या पत्ती में बार बार सीखते हैं तो थोड़ा बोरिंग वाला मैटर नहीं हो जाए, ठीक है। आज आपने 2 की घात n से शुरू किया था, 47 पेज पढ़ चुके हैं आज आप, ठीक है ना। फिर आपने 5 की घात n पे, फिर आपने परिमेयकरण के ऊपर काम किया। परिमेयकरण के बाद आपने आज एलसीएम एचसीएफ पे काम, सर्वसमीकरण का काम, रूल आया बीच में आया, एलसीएम के ऊपर काम किया, बेसिक एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम क्या होता है। फिर आज आपने डिविजिबिलिटी सीखा है ना, डिविजिबिलिटी क्या होती है, बाध्यता के नियम कौन किससे कटता है, ठीक है। डिविजिबिलिटी थोड़ी कम सीखी है लेकिन कोई इशू नहीं है, आगे जाके और सीख लोगे उससे। फिर आपने सर्च इंडिसेस में जब आधार समान हो और संख्याएं गुणा भाग हो रही हो तो क्या करते हैं, घाते जोड़ते हैं, घटाते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, उसको सवाल को कैसे बनाया जाता है, सवाल किस फॉर्मेट में होता है, उत्तर किस फॉर्मेट में जाता है, उसके बारे में बड़ी चर्चा हुई है बेसिक लेवल में, तो इसी से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आज का आपने ज्ञान लिया है, ये आपका बेसिक का जो आप बेसिक में सीख रहे हो उसका पार्ट 1 है, जिसमें आपने 10 क्लासेस सीखी है। अब इन 10 क्लासों के बाद में 10 क्लासें और है, उनमें से कुछ लाइव होगी, कुछ रिकॉर्डेड होगी, ठीक है। क्योंकि ये जो ज्ञान था यहाँ तक का, वो आपका लाइव लेना जरूरी था। आगे की 10 क्लासें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, अभी अर्थमेटिक सीखने वाले हैं, एडवांस मैथ सीखने वाले हैं, अलजेब्रा सीखने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री सीखने वाले हैं, ज्योमेट्री सीखने वाले हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सब 10 क्लास में इतनी सारी चीजें सीखने वाले हैं। हाँ, हम इन अगली 10 क्लास में इतनी सारी चीजें सीख जाएंगे कि आपको मैथ्स पढ़ने से और मैथ्स सीखने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आपको मेरी आवश्यकता भी नहीं रहेगी, क्या सर ये आपने इतना सिखा दिया है, अब मैं खोज खोज के ढूंढ के यूट्यूब से भी पढ़ लूंगा तो भी काम चल जाएगा। वहां दिक्कत यही है कि चीजों को इकट्ठा करने में, बेसिक आधार पे चीजें ढूंढने में दिक्कत होती है, तो वही चीजें हम ऐप में आपको देते हैं, ठीक है। और आपको पता ही है, नाम मात्र की फीस है, आपकी एक सैलरी भी नहीं ले रहे हम आपसे ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आई होप सब लोगों को समझ में आई है। अब जो पूछना है तो पूछ लो। अब एक बच्चे का सवाल है, ठीक है, इररिलेवेंट है लेकिन बता देते हैं। 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/8 और सामने लिखा है 39.5/60, है ना। देखो मैं हल करा के, एक बार तो मैं हल करा देता हूँ इसको, बाकी आप इसको बार बार देखना था कि चीज समझ में आए। अंदर 3 चीजें जुड़ रही है, मैंने आपको जोड़ना सिखाया, बिल्कुल सिखाया है। जोड़ने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। 3, 5, 8, क्या कहा, सुना आपने? ऐसी की आवाज आ रही है क्या?
टेम्परेचर नहीं, थोड़ी सी आवाज ज्यादा है ऐसी आज। जब भी हम कोई महान कार्य करने जाते हैं तो थोड़ी बहुत समस्या आती है जीवन में, है ना। पहले बोलना चाहिए था, चलो बंद कर देते। x/3 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/8। ठीक है, बिल्कुल सर। ये लिखा आपका x/3, ये लो सर x/3 लिखा, बिल्कुल लिखा। अब दो तरीके यहाँ, इसको ऐड करने के दो तरीके, ध्यान से सुनना। आप प्लस कर रहे हो, एक तो आपको एलसीएम लेके सिखा रहा हूँ, एक आपको और तरीका भी सिखा देता हूँ। 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/8। देखो तीनों आपस में नहीं कटते, 3 5 8, ना ये इससे ना ये इससे, तीनों आपस में कटते ही नहीं कटते। तो एलसीएम लेने का एक तरीका दिया, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो आप। ठीक है, तो आप ऐसे लिख लो नीचे, 3 × 5 × 8 हो गया मल्टीप्लाई। उसके बाद आप क्या करते हो, ये जो भी गुण आता है उसमें इसका भाग देते हो। इसमें जब आप 3 का भाग दोगे तो क्या होगा, 3 कट जाएगा, ये बच जाएगा 8 और 5। अब आपको गुणा करके 120 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वापस आप तोड़ोगे। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। आपने 3 5 8 यहाँ नीचे लिख दिया, इसमें पहले इसका भाग देना है, सिखाया मैंने बेसिक में। तो पीछे क्या बचेगा, 8 8 40। ठीक है सर। इसमें जब आप 5 का भाग दोगे तो पीछे क्या बचेगा, 24। और इसमें जब 8 का भाग दोगे तो पीछे क्या बचेगा, 15। ठीक है, बिल्कुल। 40 50 60 70 और 79 काम हो गया भैया आपका। 79 बटा, आप इनको चाहो तो तोड़ सकते हो और चाहो तो इकट्ठा भी कर सकते हो। 15 8 120, 79 बटा 120 आ गया बिल्कुल। अब इधर आ जाओ। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका, उसको भी समझो आप। प्लस माइनस में है ना, 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/8। ठीक है, नीचे चाहो तो इनका मल्टीप्लाई लिख दो, चाहो तो ऐसे करके लिख दो। चलो मल्टीप्लाई लिख देते हैं। 8 50, अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई लिखा है तो एलसीएम नहीं लिख के मल्टीप्लाई लिखा है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। 120 सॉरी। अब इसमें आप क्या करोगे, इसको छुपा दो, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई लिख दो, 40 बिल्कुल। इसके पास आते हो तो इसको छुपा दो, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई लिख दो, 24। इसके पास आते हो, इसको छुपा दो, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई लिख दो, 15। काम आपने वही किया जो यहां पर किया है। इसको बोलते हो आप ट्रिक, इसको तो आप क्या बोलते हो, ट्रिक। और ये आपका सिंपल काम है। अब यहां कितना लिखा देखो, 79 बटा 120, और यहां लिखा है 60। अब यहां आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, x यहां रहेगा, बाकी सब उधर जाएंगे। तो ध्यान से देखो, देखो ये लोग तो पहले इधर पड़े हैं ऐसे, 39.5 बटा 60 पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। इनको उधर लेके जाओ, इनको उधर लेके जाओ, 3 या नीचे है या ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल। ये भी ऊपर 120 ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 120 ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, आ गया, बिल्कुल आ गया। अब दिमाग क्या है पता है, ये और ये आपस में कट रहा है 2 बार, ये इसका जस्ट डबल है। अब आप सोचो 40 होता ना, तो 40 का डबल कितना होता, 80 होता। 39.5, ये 40 से आधा कम है, तो इसका डबल एक कम होगा, 79। ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीख जाओगे बात। अब देखो 60 दूनी 120 से 120 घट गया, क्या बच गया, 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, सिंपल। अब आपको अगर मैथ्स आती है, जब थोड़ी आप सीख जाओगे तो आप देखोगे ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, मतलब कोई बीच में प्लस प्लस नहीं है। ये इससे सीधा 2 बार कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। और ये इससे सीधा 2 बार कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 2 से 2 कट गया, इससे इसे काटोगे तो 2 आएगा, इससे इसे काटोगे 2 आएगा, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा केवल 3, 3 ऊपर चला गया और सीधा 3 आ गया। तो आप इसी लाइन से आंसर मार्क करोगे जब आप थोड़ी मैथ सीख जाओगे। अभी मैंने आपको थोड़ा बेसिक हिसाब से सिखाया है, तो थोड़ा मैंने इस तरीके से कराया है। ठीक है, तो उम्मीद करूं आपसे ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए, ये किसी का डाउट था तो मैंने सॉल्व कर दिया। ऐसे आज तेज चल रहा था, साउंड की प्रॉब्लम आई होगी पूरी क्लास में, बच्चों ने बोली नहीं, अगर आप बोलते तो थोड़ा सा, चलिए कोई नहीं, जीवन ऐसे ही चलेगा। कोई छोटी मोटी समस्या आएगी, कहीं पे आप किन किन चीजों से रोके जाओगे, कहीं पे प्राकृतिक आपदाएं आएगी, उन सबको आप धीरे 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 पार करते करते सिलेक्शन तक पहुंचोगे। पेज नंबर 50 है, ठीक है। तो 50 पर क्या लिखा जाए, 50 तो पूरे कर दें आज। जय हिंद लिखा जाए, क्या लिखा जाए, जय हिंद लिखा जाए।
तो ये था हमारा आज का सेशन। आपसे उम्मीद करते हैं कि सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। अपने भाइयों, बंधुओं, मित्रों उनको बेसिक मैथ्स के फ्री सेगमेंट के बारे में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे क्लासेज में। जय हिंद।